best of me. नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल पे। एंड आज की ये वीडियो होने वाली है टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर जो कि मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर तो है ही, साथ ही साथ इंडियन कार मेकर की तरफ से इसे ज़्यादा देखा जाता है। बात की जाए टाटा मोटर्स की तो आपके मन में भी काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि आज मैं अगर टाटा की कार लेता हूँ तो जो रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस एंड जो ब्रांड रेपुटेशन मुझे अदर ब्रांड से मिलती है वो क्या मुझे टाटा से मिल पाएगी। आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस जो काफ़ी सारे लोगों का पैथेटिक रहा है, क्या वो मेरे साथ भी होने वाला है या फिर मेरा केस कुछ और होगा। आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस अगर आपका खराब है तो उसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है वो भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर आखिरी तक देखना, आपके सारे रिलेटेड क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे। टाटा मोटर जो कि पास्ट ईयर्स प्रॉब्लम्स एज वेल एज उन्हीं की ऐसी गलतियां हो चुकी है जो कि आज भी टाटा मोटर्स फेस कर रही है। एंड आज भी काफी सारे कस्टमर्स उसके कारण टाटा मोटर्स की तरफ नहीं बढ़ते। तो क्या सच्चाई है इसमें कि टाटा की कार्स की सर्विस कॉस्ट ज्यादा होती है, मेंटेनेंस क्या सही में ज्यादा होती है, रिलायबिलिटी आज भी बेकार है कि 50-60,000 किलोमीटर्स के बाद इनके इंजन काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने लगते हैं। साथ ही साथ टाटा की कार्स की रीसेल वैल्यू दूसरे ब्रांड की तरह नहीं मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जब 1945 में जेआरडी टाटा जी ने टाटा मोटर्स की नींव टेल्को से रखी थी। टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी, जी हाँ, पहले ये लोकोमोटिव्स बनाया करते थे। साथ ही साथ इन्होंने कुछ साल बाद इनका पहला एग्जीक्यूटिव कमर्शियल व्हीकल बनाया था हिटाची के कोलैबोरेशन में। 1954 में पूरी तरीके से टाटा ने मर्सिडीज बेंज के साथ कोलैबोरेशन में डाइमलर बेंज के साथ इन्होंने अपना पहला कमर्शियल व्हीकल यानी ट्रक निकाला। एंड वो 15 ईयर्स तक डोमिनेट करा इंडियन मार्केट के साथ साथ मर्सिडीज बेंज ने उसे एक्सपोर्ट भी किया था बाय बैजिंग ऑफ मर्सिडीज। एंड इसके साथ इन्होंने स्थापना की थी बाय कोलैबोरेशन में, इनका नाम था टाटा मर्सिडीज बेंज, जो कि 15 साल तक सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट के तहत रहा। फाइनली 1969 में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में डोमिनेट करने लगी एंड मर्सिडीज बेंज का कोलैबोरेशन उनके साथ खत्म हुआ। एंड जो टाटा का ट्रक था वो भी अब टाटा के बैजिंग के साथ आने लगा, जो कि पहले मर्सिडीज बेंज के लोगों के साथ आता था। बाद में इन्होंने 407 जो कि वर्ल्ड का कमर्शियल व्हीकल था एंड आज भी डोमिनेट कर रहा है इंडियन मार्केट एज वेल एज इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो फाइनली 1988 में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल डिवीजन की शुरुआत हुई, जिन्होंने अपना पहला व्हीकल 1991 में टाटा सियारा को लॉन्च किया, जो कि पहला इंडिजिनस व्हीकल था, यानी पूरी तरीके से भारत के लिए बना गया, भारत में बनाया गया एंड भारत में डिजाइन किया गया था। टाटा सियारा में शुरुआती दौर से 2 लीटर नॉन टर्बो डीजल इंजन आया करता था, जो कि 63 bhp की पावर जनरेट करता था। एंड बाद में इसमें टर्बोचार्ज वेरिएंट भी दे दिया गया था, जो कि 90 bhp की पावर जनरेट करता था। टाटा सियारा सही में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी मानी जाती थी। आज के जमाने में जिसे आप कॉम्पैक्ट एसयूवी बोलते हैं वो कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं, बल्कि हैचबैक को थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस देकर लेगरूम एज वेल एज विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। वहीं टाटा सियारा वो एक्चुअल एसयूवी जिसे 4x4 एज वेल एज रियर व्हील ड्राइव में ही निकाला गया था। बात की जाए इसके कॉन्सेप्ट की तो टाटा सियारा 3 डोर डिजाइन के लिए काफी ज्यादा मशहूर हुई थी। एंड टाटा सियारा वाज वन ऑफ द कार फ्रॉम इंडिया जिसके डोमेस्टिक सेल्स इसके एक्सपोर्ट सेल्स से कहीं ज्यादा कम थे, यानी ये ज्यादातर भारतीय मार्केट के अलावा यूरोपियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंदीदा की गई थी, क्योंकि टाटा सियारा वाज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी एंड एक लाइफस्टाइल व्हीकल की तरफ से जाना गया था। टाटा सियारा में अपने जमाने के काफी सारे फीचर जैसे कि पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग विथ हीटर एंड काफी अच्छा स्पेशियस केबिन दिया गया था। लेकिन टाटा सियारा के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि 2 डोर डिजाइन होने के कारण रेयर पैसेंजर्स के लिए काफी ज्यादा मशक्कत हो जाती थी, कंफर्टेबल नहीं होता था उतरना चढ़ना, एंड साथ ही ये डेली ड्राइवर की तरह आप कभी भी यूज नहीं कर सकते विथ योर फैमिली। बात की जाए टाटा सियारा की तो ये कॉन्सेप्ट व्हीकल काफी ज्यादा पहले का था एंड उस समय लोगों के पास इतना ज्यादा बजट नहीं होता था कि वो एक्सपेंसिव कार को अफोर्ड कर पाए। टाटा मोटर्स ऐसे लग्जरी कार मेकर शुरू से जाना जाता था, क्योंकि ये कार की प्राइसिंग 5 लाख रुपए थी एंड लोग उस समय इतनी ज्यादा खुली सोच के नहीं थे कि इतना ज्यादा पैसा हम एक कार के ऊपर इन्वेस्ट करें। जिसके बाद टाटा सियारा को काफी मशक्कत कर इसका पेट्रोल लिमिटेड एडिशन मॉडल भी बाद में निकाला गया, लेकिन 2001 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था एंड टाटा सियारा वाज नॉट अ सक्सेसफुल कार फॉर टाटा मोटर्स। लेकिन आज भी इसके काफी सारे फैंस आपको देखने मिल जाते हैं। टाटा ने 1992 में अपनी दूसरी कार लॉन्च करी, जो की थी टाटा एस्टेट। स्टेशन वैगन थी एंड प्राइवेट पैसेंजर कार सेगमेंट में ये दूसरी कार थी टाटा की, जो कि सीधा सीधा इसका पूरा ओवरऑल लुक मर्सिडीज बेंज ई क्लास स्टेशन वैगन जो कि 1980 में लॉन्च की गई थी उससे लिया गया था। इसमें 2 लीटर डीजल इंजन आया करता था, जो कि 68 bhp की पावर 118 Nm ऑफ टॉर्क के साथ जनरेट करता था एंड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ टाटा एस्टेट आती थी। लेकिन
लेकिन टाटा स्टेट का लार्ज केबिन होने के कारण, हैवी वेट बॉडी होने के कारण ये जो 2 लीटर डीजल इंजन था काफी ज्यादा छोटा पड़ता था। 68 bhp के पावर जो टाटा सियरा में काफी अच्छी लगती थी, वहीं यहाँ पर टाटा स्टेट में लैग करती थी। टाटा स्टेट में काफी सारे नए नए फीचर्स दिए गए थे, जैसे कि पावर स्टीयरिंग, सेंट्रल लॉकिंग, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड साथ ही साथ पावर विंडोज का भी ऑप्शन दिया गया था। लेकिन जा रही फीचर्स के अलावा बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश टॉप नॉच ना होने के कारण टाटा स्टेट की सेल्स काफी ज्यादा लो रहे, जिसका भुगतान टाटा मोटर्स को सियरा में भी करना पड़ा। एस्टेट एंड सियरा एक्सपोर्ट यूनिट्स धीरे धीरे कम होने लगी, साथ ही साथ डोमेस्टिक सेल्स भी काफी ज्यादा कम होने लगी, जिसके कारण दोनों ही कार्स यहाँ पर टाटा मोटर्स के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही थी। साथ टाटा एस्टेट के साथ काफी सारे रिलायबिलिटी इश्यूज भी आए। इनएफिशिएंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम था, क्योंकि छोटा डीजल इंजन होने के कारण एयर कंडीशनिंग इतनी तरीके से एफिशिएंटली कूल नहीं कर पाता था इतने बड़े केबिन को, जिसके कारण इसके प्राइस टैग, इसमें मिलने वाले फीचर्स एंड रिलायबिलिटी इश्यूज शुरुआती दौर से टाटा मोटर्स का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। साथ ही साथ टाटा मोटर्स को एक्सपीरियंस नहीं था पैसेंजर व्हीकल कार डिवीजन का, तो उन्होंने अपनी असेंबली लाइन पूरी तरीके से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के सिमिलर ही रखी, जिसके कारण वो टेस्टिंग एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के ही वर्कर्स को वहां पर रखते थे। तो हैंडमेड क्राफ्टिंग का यहाँ पर यूज किया जाता था, जिसके कारण फिट एंड फिनिश एंड बिल्ड क्वालिटी का यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने मिलता था। लो क्वालिटी प्लास्टिक आपको हर जगह देखने मिल जाते थे, जो कि इतनी महंगी एंड एक्सपेंसिव कार्स के लिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। वही 1994 में इंडियन इकोनॉमी फाइनली लिबरलाइज्ड हुई एंड फिर से 94 में एक बार मर्सिडीज ने टेल्को यानी टाटा मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन में अपनी पहली लग्जरी कार इंडिया में लॉन्च करी, जो कि थी ई क्लास यानी E220, जिसे पेट्रोल एज वेल एज डीजल मॉडल्स में उतारा गया था एंड इसका प्राइस 20 लाख उस समय रखा गया था। टेल्को के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का था। टाटा मोटर्स के पुणे वाले प्लांट में यहाँ पर ई क्लास को बिल्ड किया जाता था एंड ये काफी ज्यादा आगे तक चली थी। ये पार्टनरशिप अंडर पेंट शॉप भी यहाँ पर 2010 तक यहाँ पर मर्सिडीज बेंज ने टाटा मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन में यूज करी है। तो काफी अच्छा रिलेशन रहा है यहाँ पर मर्सिडीज बेंज एंड टाटा मोटर्स का, जो कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से लेकर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी आ चुका था। 94 में ही टाटा मोटर्स ने अपनी नेक्स्ट एसयूवी या फिर कम एमयूवी टाटा सुमो को लॉन्च करा। यह पहली कार थी जो कि इंडिया के लिए बनाई गई थी एंड इंडिया के लिए डिजाइन की गई थी एंड इनफैक्ट टाटा सुमो का नाम इनके ही एमडी फॉर्मर सुमंत मोलगांवकर के नाम पर लिया गया है। सुमंत मोलगांवकर जी जो कि एक काफी ज्यादा जेलस मैन थे, अपने वर्क को लेकर काफी ज्यादा डेडिकेटेड थे एंड काफी बार ऑफिसर्स ने इन्हें हाईवेज एंड रोड साइड ढाबास पे भी साइट किया है ड्यूरिंग देयर लंच टाइम्स। सुमंत मोलगांवकर जी ट्रक ड्राइवर से, टाटा ट्रक ड्राइवर्स एज वेल एज दूसरे ब्रांड के ट्रक ड्राइवर से बात किया करते थे, उनके साथ डिस्कस करते थे कि क्या आपका फीडबैक है ट्रक को लेकर एंड क्या परफॉर्मेंस एंड क्या आप अपेक्षा रखते हैं अपने ट्रक से। ये सारा फीडबैक लेकर वो अपने ऑफिस जाते थे एंड इसके ऊपर काम करते थे। वही 1990 में मिस्टर मोलगांवकर को ऑनर भी किया गया है पद्म भूषण अवार्ड से, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। वही 94 में जब टाटा मोटर्स की अगली एमयूवी लॉन्च होनी थी, उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पर सुमंत मोलगांवकर जी को ट्रिब्यूट दिया बाय गिविंग देयर नेम ऑन देयर नेक्स्ट कार, यानी टाटा सुमो का जब जन्म हुआ। टाटा सुमो कंपनी X2 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थी एंड साथ ही साथ ये रेयर व्हील ड्राइव एमयूवी थी, जो कि 9 सीटर एमपीवी थी। फ्रंट में आपको सोफिस्टिकेटेड मल्टीलिंक सस्पेंशन मिलते थे, लेकिन रेयर में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते थे। शुरुआती दौर से टाटा सुमो में कंफर्ट की काफी ज्यादा दिक्कतें आई है। 94 में जब इसे लॉन्च किया गया था, इट वाज अ सक्सेसफुल हिट लॉन्च एंड ट्रैवल एजेंसीज एज वेल एज पर्सनल व्हीकल सेगमेंट में इसने धूम मचा दी थी। पैसेंजर कार जिसे चाहिए थी, 9 सीटर इक्विपमेंट था, इसके लिए काफी ज्यादा कम ऑप्शन है एंड साथ ही साथ टाटा सुमो वाज अ रिफ्रेशिंग प्रोडक्ट, जिसमें 2 लीटर डीजल इंजन वही आया करता था जो कि 63 PS की पावर जनरेट करता था। लेकिन टाटा सुमो में ये शुरुआती दौर से काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। सुमो डिलक्स 96 में लॉन्च की गई, जो कि एक अपडेटेड वर्जन था सुमो का। इसमें एक टर्बोचार्ज डीजल इंजन आया करता था, जो कि 2 लीटर TDI इंजन था, 92 PS की पावर जनरेट करता था एंड और ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी सुमो। सुमो स्पेशिया को 2000 में लॉन्च किया गया था, जो कि एक फेसलिफ्ट था सुमो डिलक्स का एंड काफी अच्छे कंफर्ट फीचर्स के साथ आया करता था। इंटीरियर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो चुकी थी, अपहोल्स्ट्री एज वेल एज इंटीरियर कलर्स भी ऑप्शन बदल चुके थे। वही 2004 में जब इसका एक और फेसलिफ्ट आया, उसके अलावा भी सुमो स्पेशिया को वहां पर रखा गया क्योंकि उसकी डिमांड के कारण। वही 3 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन आया करता था, जो 65 PS की पावर जनरेट करता था। 2004 में सुमो विक्टा को लॉन्च किया गया था, विच वॉज अ वेरी सक्सेसफुल एंड ग्रैंड सक्सेसफुल ये मॉडल रहा, जिसे आगे 2011 तक इसे ग्रैंड सक्सेस मिलती रही। सुमो विक्टा जिसमें आप लोगों को नया 3 लीटर TDI इंजन तो मिलता ही रहा, साथ ही साथ इसमें 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड
डीजल इंजन भी आया करता था, जो कि पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, आपको नए नए फीचर्स एंड टैकोमीटर भी दे दिया गया था टाटा सूमो विक्टा में, जो कि पहले बार टाटा सूमो के लाइनअप में देखने मिला था, जो कि 75 PS की पावर के साथ साथ 223 Nm ऑफ टॉर्क के साथ जनरेट करता था, जो कि काफी ज्यादा हेल्प करता था ऑन हिली एरियाज एंड इसके कारण टाटा सूमो विक्टा की सेल्स काफी ज्यादा आगे थी। टाटा सूमो की एक खास बात बता दूं, ये हिस्ट्री की लिस्ट में से ऐसी कार है जिसकी फर्स्ट जनरेशन को काफी ज्यादा प्यार मिला एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन। 2008 में जब टाटा सूमो ग्रैंड को लॉन्च किया गया था, इट वाज अ कंप्लीट फेसलिफ्ट ऑफ टाटा सूमो एंड इसको पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया था एंड कहीं से भी ये सूमो का ब्रांड हटा दिया जाए तो बिल्कुल भी टाटा सूमो की तरह नहीं लगती थी, जिसका एडवांटेज इसे कभी भी नहीं मिल पाया। यह रेदर मॉडिफाइड X2 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थी एंड इसमें 2.2 लीटर डायकोर इंजन मिलता था, जो कि सफारी में भी मिला करता था। एंड टाटा मोटर्स ने सूमो ग्रैंड को सूमो विक्टा से ऊपर एंड सफारी के नीचे रखा था ताकि इसकी एक अलग इमेज बन पाए। सूमो के अलावा इसमें काफी सारे अच्छे फीचर्स आया करते थे, जैसे कि पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज के साथ साथ रेयर AC एज वेल एज कंफर्ट लेवल काफी कहीं ज्यादा बढ़िया था सूमो के कंपैरिजन में। लेकिन कस्टमर ने इससे घास नहीं डाली। वहीं घास नहीं डाली तो सोचा कि ग्रैंड MK2 निकाल दिया जाए। 2010 में इसे एक फेसलिफ्ट दे दिया गया था एंड इसे एक प्रीमियम वर्जन कहा गया था सूमो का। रेगुलर वर्जन से ऊपर टाटा मोटर्स ने एक्सटीरियर मॉडिफाई करा था, अलॉय व्हील्स वहां से सफारी से ले लिए थे एंड कुछ एक्सटीरियर डिकैल्स को बदलकर इसे एक फेसलिफ्ट दे दिया गया था, लेकिन जो सेल्स थी वो स्लो के बराबर ही थी। 2014 यहाँ पर टाटा मोटर्स ने सूमो ग्रैंड को चेंज कर टाटा मूवर्स नाम रख दिया एंड बिल्कुल अलग हो गई थी सूमो की लाइनअप से एंड इसकी सेल्स पहले से भी बदतर हो चुकी थी, यानी इसमें कोई भी अपडेटेशन नहीं था। 2008 में जब इसे लॉन्च किया गया था, ओवरऑल 6 साल हो चुके थे, छोटे मोटे माइनर चेंजेस के अलावा इसमें इंजन तक नहीं चेंज किया था। तो ओवरऑल 2016 में सैडली यहाँ पर ग्रैंड सक्सेस जहां पर मिली टाटा सूमो की फर्स्ट जनरेशन को, वो सेकंड जनरेशन में यहाँ पर टाटा मोटर्स को काफी ज्यादा घाटा हुआ था टाटा मूवर्स को लेकर। तो 2016 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था ड्यू टू इट्स लो सेल। 2011 में टाटा सूमो गोल्ड को लॉन्च करा, जो कि एक फेसलिफ्ट था सूमो विक्टा का, जो कि काफी ज्यादा ग्रैंड सक्सेसफुल रहा एंड इसमें एक एडवांटेज रहा कि सूमो विक्टा के इंट्रोडक्शन से पैसेंजर व्हीकल डिवीजन में, टैक्सी कमर्शियल व्हीकल्स में तो यहाँ सूमो का यूज किया ही जाता था, वहीं पर्सनल यूसेज के लिए भी कस्टमर्स ने काफी ज्यादा पसंद की सूमो गोल्ड को। एंड सूमो गोल्ड का एक एडवांटेज था कि जब इसे लॉन्च किया गया तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यह था कि इसमें लीफ स्प्रिंग की जगह ना होकर सोफिस्टिकेटेड रेयर कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन आते थे, जो कि कंफर्ट लेवल को एक अलग ही आसमान पे लेके जाते थे। टाटा सूमो वो सा हिट प्रोडक्ट जो कि टाटा की लाइनअप में अभी तक हिस्ट्री में रहा है। हालांकि बात अलग है कि इसे ट्रैवल एजेंसीज एज वेल एज कमर्शियल पर्पस के लिए ज्यादा यूज किया गया है, क्योंकि इसकी रोबस्ट एज वेल एज रफ एंड टफ यूसेज के लिए टाटा सूमो का नाम ही अलग था एंड इसने अपनी अलग ही जगह बना रखी थी पूरे मार्केट में। इंडिया में रही काफी ज्यादा प्यार मिला एंड ड्यू टू इट्स लो सेल, क्योंकि काफी ज्यादा आउटडेटेड भी हो चुकी थी, 2019 में यहाँ पर बिलो स्टैंडर्ड एज वेल एज सब स्टैंडर्ड मॉडल्स को यहाँ पर टाटा मोटर्स ने डिसकंटिन्यू करा, जिसमें टाटा सूमो का पहला नाम था। तो यहाँ 2019 में इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। पहले 1998 में टाटा ने अपनी नेक्स्ट SUV टाटा सफारी को लॉन्च करा एंड उसी समय टाटा इंडिका का भी लॉन्च आया था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 1998 में जब टाटा सफारी को लॉन्च किया गया था, इट वाज वेरी गुड लॉन्च एंड 8.25 लाख रुपीस में उसे लॉन्च किया गया था एक्स शोरूम मुंबई। मेरे को अभी भी याद है, उसमें 2 लीटर डीजल इंजन आया करता था, जो कि 90 bhp की पावर 186 Nm ऑफ टॉर्क के साथ जनरेट करता था एंड अ बिट ऑफ अंडर पावर्ड था उस समय के हिसाब से। लेकिन अंडर पावर्ड की किसको फिक्र है, नए तरीके के डिजाइन, नए तरीके के एलिमेंट्स एंड आपको डैशबोर्ड पे इतने सारे फीचर्स मिल जाते थे, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज के साथ साथ डुअल डिन म्यूजिक सिस्टम, कंपनी फिटेड स्टीरियो सिस्टम के साथ साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी काफी अच्छे मिल जाती थी। एंड जो रोड प्रेजेंस था सफारी का एंड जो लोग हेड टर्नर थी, लोग मुड़ मुड़ के देख टाटा सफारी को, टाटा सफारी वो सा हेड टर्नर, उस समय जब लोग इसे कार को लेते थे आपकी पहचान एंड सोशल स्टेटस ही कहीं और रहता था। तो इन सब के बावजूद जो अंडर पावर्ड इंजन था उसे सब कुछ भूलकर ये सारी चीजों के लिए ज्यादा पहचानी गई थी टाटा सफारी। एंड साथ ही साथ उस समय की बात बताऊं तो ये पहली ऐसी SUV थी जो कि उस समय रेयर व्हील ड्राइव एज वेल एज 4x4 ऑप्शन के साथ साथ 7 सीटर स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में लॉन्च की गई थी। टाटा मोटर्स की SUV सफारी का एक अलग ही पोजीशन था उस समय, जब लोग इसे मुड़ के देखते थे। हेड टर्नर कार थी, ड्राइवर की पोजीशनिंग इतनी हाई रहती थी कि उसे सब कुछ दिखता था। बोनेट लाइन एंड जो लग्जरी फील है, कंफर्ट लेवल है, वो टाटा सफारी के अलावा आपको और भी किसी कार में नहीं देखने मिलता है। टाटा सफारी की कस्टमर एज वेल एज फैन फॉलोइंग ऐसी है, सेकंड कार भी टाटा सफारी को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो कंफर्ट लेवल, जो ड्राइविंग पोजीशन एंड जो कमांडिंग पोजीशन उन्हें टाटा सफारी की मिलती है, हेड टर्नर जो टाटा सफारी हमेशा से रही है वो उन्हें और किसी कार में इतनी रोड प्रेजेंस नहीं मिलती। एंड टाटा सफारी अपने लुक्स के लिए एज वेल एज अपने रोड प्रेजेंस के लिए ज्यादा जानी जाती थी। बाद में इसमें टाटा मोटर्स ने एक पावरफुल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दिया, जो कि 2.1 लीटर यूनिट था, 135 PS की पावर जनरेट करता
करता था, लेकिन इसकी प्राइसिंग भी एक्सपेंसिव थी। साथ ही साथ लो फ्यूल एफिशिएंसी 6 किलोमीटर पर लीटर का रियल कंडीशन में माइलेज निकालता था, जिसके कारण लोगों ने इसे पसंद नहीं करा एंड टाटा सफारी का पेट्रोल मॉडल ही फ्लॉप रहा है। बात की जाए 2005 में तो यहाँ पर 3 लीटर डाइकोर डीजल इंजन को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 115 bhp की पावर जनरेट करता था, 300 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि एक परफेक्ट मिक्सचर था टाटा सफारी के लिए एंड इज वन ऑफ द बेस्ट एंड पावरफुल इंजन जो कि अभी तक टाटा सफारी को मिला था। खास बात तो यह थी कि पता नहीं 2005 में इस इंजन के इंट्रोडक्शन के साथ साथ टाटा सफारी की प्राइस भी घट चुकी थी, यानी 6.4 लाख हो चुकी थी। वही 2007 वही टाटा सफारी में एक नया इंजन ऑप्शन ऐड किया गया, वो था 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन एंड टाटा सफारी के डाइकोर से ये भले ही छोटा था, लेकिन ये 140 bhp की पावर जनरेट करता था 320 Nm ऑफ टॉर्क के साथ, यानी और भी पावर ऐड हो चुकी थी अब टाटा सफारी में एंड और ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी एंड और भी अच्छे फीचर्स के साथ आती थी, जैसे कि ABS डुअल एयरबैग्स एंड आपको काफी अच्छे फीचर्स सेफ्टी में भी देखने मिल जाते थे। सेंट्रल लॉकिंग के साथ साथ आपको सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग, रेयर AC वेंट्स भी देखने मिलते थे एंड और कंफर्ट लेवल एज वेल एज लग्जरी कार की तरह टाटा सफारी को 2007 एंड 8 में देखा जाने लगा एंड इसमें रेयर व्हील ड्राइव के साथ साथ 4x4 का ऑप्शन भी आ चुका था। वहीं ये इंजन इतना ज्यादा बढ़िया था कि ये नेक्स्ट 10 ईयर्स तक कंटिन्यू रहा। वही 2012 में टाटा सफारी स्टॉर्म को लॉन्च किया गया, विच वाज अ सेकंड जनरेशन ऑफ टाटा सफारी, क्योंकि इसके पहले माइनर फेसलिफ्ट ही देखने मिले थे, जिसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन ही आया करता था, जो कि डाइकोर इंजन टाटा सफारी से लिया गया था एंड एक प्रीमियम वर्जन था सफारी का। लेकिन 2015 में इसे बिल्कुल अलग तरीके से 2.2 लीटर वेरिकोर 400 इंजन दे दिया गया था, जो कि कहीं ज्यादा पावरफुल था टाटा सफारी डाइकोर से। 156 bhp की पावर के साथ साथ 400 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता था, जो कि परफेक्ट मिक्सचर था ऑफ पावर एंड द बीस्ट, जो कि टाटा सफारी स्टॉर्म को एक अलग पहचान देती थी फ्रॉम इट्स अराइवल। वहीं 2017 में टाटा सफारी डाइकोर की सेल्स काफी ज्यादा लो हो चुकी थी, क्योंकि 2012 में जैसे ही टाटा सफारी स्टॉर्म का लॉन्च हुआ था, सब कोई टाटा सफारी स्टॉर्म के ऊपर जा चुका था एंड टाटा की हमेशा से आदत रही है कि वो अपने प्रीवियस जनरेशन को भी साइड बाय साइड सेल करते रहता है, जिसके कारण फर्स्ट जनरेशन सफारी को इतना ज्यादा प्यार नहीं मिल रहा था जो कि सेकंड जनरेशन को मिल रहा था, जिसके कारण 2017 में ड्यू टू लो सेल्स यहाँ पर टाटा सफारी डाइकोर को बंद कर दिया गया था। वहीं 2020 में टाटा सफारी स्टॉर्म को भी BS6 एमिशन अपडेट के कारण बंद कर दिया गया था। हालांकि अभी भी टाटा के पास एक नया इंजन ऑप्शन है 2.2 लीटर BS6 डीजल इंजन, जो कि अब आने वाली ग्रेविटास में भी मिलेगा, तो शायद यहाँ पर टाटा सफारी की वापसी हो जाए इसके बारे में, लेकिन ऑफिशियली कोई भी खबर नहीं है एंड हाल फिलहाल में हम लोगों ने हेक्सा का सफारी एडिशन भी देखा था, तो शायद हेक्सा से ही सफारी जिंदा रहे। टाटा सफारी स्टॉर्म को यहाँ पर ऑफ सेल कर दिया गया था, लेकिन इट वॉज अ लेजेंडरी SUV जिसकी अपनी रोड प्रेजेंस, कंफर्ट लेवल अलग ही था एंड आज भी टाटा सफारी के फैंस टाटा सफारी ही प्रेफर करेंगे एंड हमेशा राइवल से कहीं ज्यादा बेहतर रही है। वह 1998 में टाटा सफारी के साथ साथ टाटा इंडिका को भी लॉन्च करा था, जिसे रतन टाटा जी ने कहा था कि साइज ऑफ मारुति इज एन इंटरनल डायमेंशन ऑफ एम्बेसडर एंड कम एट द प्राइस ऑफ मारुति 800 विद द रनिंग कॉस्ट ऑफ अ डीजल। रतन टाटा जी का ये फेमस डायलॉग सभी के मन में घर बैठा था। 1998 में जब टाटा इंडिका को लॉन्च करना था, टाटा सफारी के साथ साथ इसके काउंटर पे भी काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी थी एंड विद इन अ वीक यहाँ पर 1,15,000 ऑर्डर्स यहाँ पर पहले ही वीक टाटा इंडिका के टाटा मोटर्स को आ चुके थे। टाटा इंडिका का नाम भी इंडिया प्लस कार के रूप में ही दिया गया था टाटा इंडिका को। वहीं 1,15,000 ऑर्डर्स आने के बाद टाटा मोटर्स ने मारुति उद्योग का भी यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिन्होंने 800 की अनवीलिंग के समय 1,10,000 का ऑर्डर दिया था। 1998 में जब इसे 2.6 लाख एक्स शोरूम की प्राइस में लॉन्च किया गया था टाटा मोटर्स की तरफ से, काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स तो पहले से ही घबरा गए थे। वहीं मारुति उद्योग ने तो 800 के 30,000 रुपीज वहीं पर ही उस दिन घटा दिया था एंड काफी बम्पर डिस्काउंट्स उनकी अदर कार्स पे भी दे रहे थे। तो यहाँ पर सोच लीजिए कि टाटा मोटर्स का कितना ज्यादा डर उस समय भी था एंड आज भी काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स को है। लेकिन सब कुछ यहाँ पर आसान टाटा मोटर्स के लिए नहीं हुआ। शुरुआती बैचेस ऑफ टाटा इंडिका में काफी सारे फॉल्ट्स आए, क्वालिटी प्रॉब्लम्स आए। टाटा इंडिका वाज अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड यहाँ पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर इंडियन कस्टमर्स की तरफ से दिया गया था। 1,15,000 एक वीक में ऑर्डर आ जाना, उसके हिसाब से प्रोडक्शन लाइनअप स्पेसिफिकेशन में काफी ज्यादा रैंप अप एंड काफी ज्यादा स्पीड से प्रोडक्शन होने लगा, जिसके कारण टेस्टिंग एज वेल एज क्वालिटी इश्यूज तो आना पक्का ही बनता था। जहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा होगी वहां पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल होता है। वही टाटा मोटर्स के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस नहीं था पैसेंजर व्हीकल डिवीजन का, जो कि यहाँ पर टाटा सियरा, एस्टेट एज वेल एज सफारी में शुरुआती बैचेस में तो देखा ही गया, वहीं टाटा इंडिका के लिए और भी ज्यादा गंभीर बन गया। लोगों की एक्सपेक्टेशन कहीं ज्यादा थी, वहीं एक एक दो वीक में स्पीडोमीटर ओडोमीटर काम करना बंद कर जाते थे। जो माइलेज एंड जो परफॉर्मेंस डीजल इंजन से मिलना चाहिए वो लोगों को नहीं मिल पा रहा था। रिफाइनमेंट एनवीएच लेवल नॉइस काफी ज्यादा आता था, साउंड काफी ज्यादा करता था इंजन, जिसके कारण लोगों को लगा कि काफी ज्यादा बेकार कार है एंड लोगों ने एक मिसकंसेप्शन बना लिया कि टाटा की कार्स काफी ज्यादा बेकार होती हैं। टाटा मोटर्स की इंडिका का बात की जाए तो प्रोडक्शन लाइनअप स्पेसिफिकेशन में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ना होने के कारण वर्कर्स भी सर्विस सेंटर्स पर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। वहीं टाटा मोटर्स की बात की जाए तो मैं एक खास बात आपको बता दूं, शुरुआती दौर में जब इनके पास डीलरशिप नेटवर्क कम थे, टाटा इंडिका सफारी की लॉन्चेस के कारण बुकिंग्स काफी ज्यादा आ चुकी थी। जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की डीलरशिप है वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के डीलरशिप्स ने ले ली। जो एक्सपेक्टेशन थी वो कस्टमर्स की वो काफी ज्यादा टूटने लगी थी, क्योंकि जो टाटा इंडिका थी वो उसको काफी ज्यादा हाइप किया गया था कि ये काफी ज्यादा मॉडर्न कार है। टाटा इंडिका एक ऐसी मॉडर्न कार है जो कि प्राइस कम होने के कारण भी आपको काफी सारे फीचर्स ऑफर करती है, जैसे कि पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज एज वेल एज सेंट्रल लॉकिंग, जो कि उस समय काफी मॉडर्न फीचर एंड लग्जरी कार के फीचर्स माने जाते थे, जो कि कम प्राइस की कार्स में भी ऑफर किए गए थे। मारुति उद्योग जो कि 800 के नाम पर आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती थी, वहीं उसके ही लगभग प्राइस में आप लोगों को डीजल हैचबैक के साथ साथ एक बेहतर मॉडर्न कार भी मिल रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो इंटरनल बिल्ड क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ वहीं टाटा के आफ्टर सेल से डीलरशिप भी इतने ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस्ड नहीं थे कार के बारे में, तो वो भी प्रॉब्लम की रेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स को काफी ज्यादा लॉस हुआ एंड एक लॉट ऑफ कंप्लेन आने एंड कुछ समय बाद तो इतनी ज्यादा कंप्लेन्स आने लगी, जिसके कारण जो इनिशियल अमाउंट में बुकिंग करवाई गई थी वो काफी ज्यादा मास यूनिट्स में कैंसिल भी हुई, जिसके कारण जो खड़ी थी कार है वो भी नहीं बिकी एंड बाद में तो कोई लेने को भी तैयार नहीं था। तो इतना ज्यादा नाम खराब हो चुका था टाटा मोटर्स का, जिसके कारण टाटा इंडिका ही नहीं, टाटा सफारी एज वेल एज बाकी सारी कार्स की सेल्स पे भी इफेक्ट पड़ने लगा था एंड टाटा मोटर्स को एज अ फ्लॉप कंपनी के नाम पे भी देखा जाने लगा, जिसके कारण एक बिगर रीजन हो चुका था रतन टाटा जी के लिए टू डिस्कस ऑफ अबाउट टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल डिवीजन एंड काफी सारे ऑफिसर्स एज वेल एज उनकी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हमें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को सेल आउट कर देना चाहिए एंड ये डिस्कशन वहां पर हुआ तो था, लेकिन जिसका दिन आज तक नहीं आया। एंड इस डिस्कशन के बाद यहाँ पर फोर्ड मोटर कंपनी ने बॉम्बे हेडक्वार्टर्स विजिट किया टाटा मोटर्स का एंड उन्होंने इस डील में इंटरेस्ट दिखाया। तो साथ ही साथ यहाँ पर टाटा मोटर्स एज वेल एज उनके ऑफिशियल्स एंड फोर्ड मोटर कंपनी के सीईओ बिल फोर्ड की यहाँ पर मीटिंग डेट्रॉइट में फिक्स हुई। जब रतन टाटा जी अपने ऑफिसर्स के साथ वहां पर पहुंचे तो बिल फोर्ड जी के साथ साथ उनके ऑफिसर्स की मीटिंग हुई। 3 घंटे की मीटिंग के अंदर वहां पर रतन टाटा जी से यह सारा डिस्कशन नहीं हुआ कि आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, बल्कि उन्हें ह्यूमिलेट किया गया था, बेइज्जती की गई थी फोर्ड की तरफ से कि जब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है तो आपने पैसेंजर व्हीकल डिवीजन की शुरुआत क्यों करी। एंड बिल फोर्ड जी ने तो यह तक कह दिया कि अगर मैं टाटा मोटर्स को खरीदता भी हूं तो मैं आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं। तो ये सारी बातें सुनकर हमारे रतन टाटा जी को ईगो तो हर्ट ही हुआ, साथ ही साथ उनके ऑफिसर्स को भी काफी ज्यादा बुरा लगा एंड ये सारी बातें सुनकर वहां से रतन टाटा जी की टीम पूरी तरीके से निराश होकर वापस घर आई एंड रतन टाटा जी ने पूरे हौसले के साथ पैसेंजर कार व्हीकल डिवीजन को सेल आउट करने के बजाय उनकी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया। यहाँ पर टाटा मोटर्स ने सारे ही बग्स को फिक्स करने की ठान ली थी। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग एंड बिल्ड प्रोसेस को पूरी तरीके से बदल दिया था। टफर क्वालिटी कंट्रोल्स के साथ साथ डिफेक्ट्स कैचिंग भी करने लगे थे, जो कि कस्टमर से पहले ही हमें फॉल्ट पता चल जाए। एंड इन सारे ही पॉइंट्स को अडॉप्ट करने के बाद 2001 में उन्होंने एक इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ इंडिका को लॉन्च करा, जो कि था इंडिका V2, जो कि अपडेटेड एंड मेजर इंप्रूव्ड अपडेटेड वर्जन था इंडिका V2 का, जिसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट्स कर दिए गए थे। यहाँ पर ओवरऑल डिजाइन में भी चेंजेस कर दिए गए थे टू मेक इट रिफ्रेशिंग एंड साथ ही साथ यहाँ पर मेजर रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी इश्यूज भी रेक्टिफाई कर दिए थे। इंडिका V2 नाम दिया था, जो कि काफी ज्यादा ग्रैंड सक्सेसफुल एंड काफी ज्यादा नाम यहाँ पर टाटा मोटर्स का कमाया था। टाटा मोटर्स की टाटा इंडिका के कारण ही टाटा मोटर्स को एक अलग पहचान मिली एंड साथ ही साथ ये एक टर्न अराउंड प्रोजेक्ट था टाटा मोटर्स का, क्योंकि टाटा इंडिका की 1.15 लाख यूनिट्स एक पहले ही साल में बिक चुके थे एंड इसका रीबैच वर्जन भी 2003 में रोवर ब्रांड के अंडर यूके में सिटी रोवर के नाम से बेचा जाता था एंड काफी ज्यादा ग्रैंड सक्सेस है यहाँ पर टाटा मोटर्स की इंडिका को मिली। जिसके बाद इन्होंने 2002 में इसी का एक सेडान वर्जन इंडिको को लॉन्च करा, जो कि लॉन्गर व्हील बेस के साथ साथ 450 लीटर ऑफ ट्रंक के साथ आता था। बात की जाए इंडिको की तो शुरुआती दौर में से 1.4 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन मिला करता था, जो कि 55 bhp के पावर जनरेट करता था। वहीं इंडिगो में इसका टर्बो वेरिएंट ऑफर किया जाता था, जो कि 1.4 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन 68 bhp की पावर जनरेट करता था। एंड यहाँ पर 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन दिया गया था इंडिका में, जो कि जेटा के नाम से जाना जाता था एंड इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम होने के कारण इसकी सेल्स हमेशा लो ही रही एंड शुरुआती दौर में इसमें सीएनजी का भी
ऑप्शन दिया गया था जो कि बेनेडी किड्स कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में थी। हालांकि काफी सारे रिलायबिलिटी इश्यूज आने के बाद सीएनजी का ऑप्शन यहाँ पर कंपनी फिटेड बंद कर दिया गया था। 2006 में टाटा मोटर्स ने पहला मेजर अपडेट दिया था इंडिगो में, जिसमें नए पैनल, रीडिजाइन फ्रंट ग्रिल हाउसिंग, डबल बैरल हेडलैम्प्स, ट्रायंगुलर फ्रंट फॉग लैंप्स, मल्टी रिफ्लेक्टर टेल लैंप्स, क्लस्टर डुअल ब्रेक लैंप्स एंड न्यू 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने मिल गया था एंड ऑडियो सिस्टम भी देखने मिल जाता था, जो कि काफी ज्यादा लग्जरी फीचर्स थे उस समय के हिसाब से। एंड इंडिगो वाज वन ऑफ द लग्जरी सेडान्स की उस समय आया करती थी एंड ये सीधा सीधा कॉम्पीट करती थी दूसरे ब्रांड्स के साथ। वहीं अगर बात की जाए इसमें मिलने वाले बाद में इंजन 1.4 लीटर डायकोर इंजन जो कि 70 bhp की पावर जनरेट करता था एंड BS3 एमिशन के साथ ये कॉम्प्लाइंट था, तो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन था एंड इसमें काफी सारे अपडेटेशन यहाँ पर टाटा मोटर्स अभी तक दे रही थी। साथ ही साथ इसमें काफी सारे ऐसे फीचर जैसे कि हीटर, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, पावर विंडोज एंड इसमें आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने मिल जाती थी जो कि इंडिका एंड इंडिगो में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी एंड ये काफी ज्यादा लग्जरी वर्जन था इंडिगो का अभी तक का। वहीं 2007 में इंडिगो एक्सेल को लॉन्च किया गया था जो कि एक स्ट्रेच वर्जन था इंडिगो का। मुझे समझ में नहीं आता था कि टाटा मोटर्स अपनी कार्स को एज ए फ्लीट टैक्सी के लिए क्यों बनाती है, क्योंकि अगर अभी तक हम देखें तो इंडिका एंड इंडिगो वर हिट प्रोडक्ट, लेकिन जो मेजर सेल्स थी वो टैक्सी की थी एंड जो डीलरशिप नेटवर्क भी वो शुरुआती दौर से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के जो डीलर्स थे उन्होंने एक्वायर कर रखा था पैसेंजर व्हीकल डीलरशिप को, जो कि एक्सपीरियंस भी आपको उसी हिसाब का देते हैं। क्योंकि अगर कोई ट्रक ड्राइवर की सर्विस करवाने जाता है ट्रक को तो ही नीड्स कि उसका इंजन अच्छे से चले, मैकेनिकल इश्यूज उसे ना फेस करने पड़े। बाकी कहीं से आवाज आ रही है कुछ भी उन्होंने ऐसा छोड़ दिया, वो ट्रक ड्राइवर को बॉदर नहीं करता, लेकिन पैसेंजर कार जो चला रहा है एज अ ड्राइवर, अगर आप फैमिली बायर हैं, आप खुद अपनी कार को नीट एंड क्लीन रखना चाहते तो आपको जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप उसे रेक्टिफिकेशन चाहते हैं, लेकिन वो टाटा की डीलरशिप नहीं कर पाती। वही टाटा इंडिगो एक्सेल एक प्रॉपर मार्क है कि यहाँ पर टाटा मोटर्स फ्लीट एंड टैक्सी एंड कमर्शियल कैब्स वालों को ज्यादा टारगेट कर रहे थे। इंडिगो एक्सेल की बात की जाए तो इसे कमर्शियल यूजर्स में काफी ज्यादा लिया एंड ये काफी ज्यादा पसंद की गई थी ड्राइवर्स के मुकाबले, क्योंकि रेयर लेग रूम आपको ज्यादा मिल जाता था एंड इनफैक्ट इसमें 200 mm ज्यादा व्हील बेस मिलता था इंडिगो के हिसाब से। आपको कहीं ज्यादा बड़ा ट्रंक लेग रूम भी काफी देखने मिल जाता है एंड इसलिए पहली कार थी जिसमें आपको रेयर AC वेंट्स देखने मिल जाते थे एंड काफी ऐसी फीचर्स थे जो कि उस समय टाटा इंडिगो में ही देखने मिलते थे, ना कि दूसरे ब्रांड्स में। एंड आपको ये एक इम्प्रूव्ड एंड प्रीमियम वर्जन की तरफ से दिखाया गया था टाटा की तरफ से इंडिगो एक्सेल, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया। इंडिगो एक्सेल को ज्यादातर यहाँ पर फ्लीट टैक्सी की तरह ही यूज किया जाने लगा, जिसके कारण टाटा मोटर्स की रेपुटेशन डे बाय डे कम होने लगी। वही 2008 में इंडिया की नहीं वर्ल्ड की पहली कॉम्पैक्ट सेडान को लॉन्च किया गया था जो कि था इंडिगो CS। इंडिगो CS जो कि इंडिगो कॉम्पैक्ट सेडान 2008 में लॉन्च की गई थी, इसमें न्यू इंप्रूव्ड 1.4 लीटर TDI टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया गया था, जिसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी दिया गया था जो कि इंडिका जेटा से लिया गया था। ये काफी ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन था इंडिगो का एंड इसमें एक नया इंजन आने के कारण इसकी रिलायबिलिटी भी काफी ज्यादा सुधर गई थी, जो जिसकी कंप्लेन यहाँ पर काफी सारे लोगों को इंडिका एंड इंडिगो के पहले मॉडल से थी। एंड 2008 में जब फोर्ड मोटर कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी एंड दे वर सेलिंग देयर प्रीमियम ब्रांड JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर जो कि फोर्ड के अंदर आते थे, वो अब उसे सेल कर रहे थे। उसके लिए उन्हें एक बायर चाहिए था, तो उस समय रतन टाटा जी ने JLR ब्रांड को 2.3 बिलियन कैश ट्रांजैक्शन देकर, जो कि आज के डेट के हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए का कैश ट्रांजैक्शन देकर यहाँ पर JLR ब्रांड को रतन टाटा जी ने एक्वायर करा। यहाँ पर टाटा मोटर जब JLR ब्रांड को एक्वायर कर रहे थे, इसी मीटिंग के दौरान उसी इंटरव्यू में बिल फोर्ड ने यह कहा कि आप हम पे एक बहुत ही बड़ा फेवर कर रहे हैं बाय एक्वायरिंग दिस JLR ब्रांड। तो जहां पर 9 साल पहले बिल फोर्ड ने ही रतन टाटा जी की बेइज्जती करी थी एंड ये बोला था कि मैं आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं टाटा मोटर्स को एक्वायर करके, वहीं पर ही 9 साल बाद टाटा मोटर्स की ही बलबूते पर रतन टाटा जी ने फोर्ड कंपनी से एक रेवेन्यू लिया एंड वो ही नहीं, इसके बाद JLR ब्रांड थोड़े ही सालों के बाद टाटा मोटर्स का मेन स्टे फाइनेंस बन गया, जो अभी 90% का जो प्रॉफिट है जो टाटा मोटर्स को आता है वो उनकी मेन स्टे प्रीमियम ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर से ही आता है। 2008 में टाटा नैनो लॉन्च हुई जो कि एक पीपल्स कार थी एंड रतन टाटा जी का सबसे इमोशनल एंड ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें रतन टाटा जी ने खुद डिवोटेड होकर काम किया था। जी 2003 में एक अपने डरावने इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं। रतन टाटा जी अपनी कार में बैठकर एयरपोर्ट जा रहे थे एंड उस दिन काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, जिस कारण एक फैमिली स्कूटर पर ट्रैवल कर रही थी, वो
उनकी कार के जस्ट सामने स्लिप हो गई एंड कार के समय पर ब्रेक लगने से वो फैमिली बच गई। नहीं तो रतन टाटा जी का यह कहना था कि हमारी कार के अगर ब्रेक नहीं लगते तो वो फैमिली के ऊपर से कार निकल जाती। एंड ये मंजर एंड ये डरावना इंसिडेंस यहाँ पर काफी ज्यादा भयानक था रतन टाटा जी के लिए। तो उन्होंने जब ही से सोचना चालू कर दिया था सेफ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बनाने वाला हो, जो कि ऑल वेदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कंसीव एंड सेफ अफोर्डेबल भी होगा इंडियन फैमिलीज के लिए। इसकी प्राइसिंग लगभग ऐसी रखनी थी कि एक स्कूटर एंड बाइक खरीदने वाला पर्सन एक कार को भी अफोर्ड कर पाए, यानी लगभग यहाँ पर 1 लाख रुपीज का यहाँ पर रतन टाटा जी ने टारगेट लगाया। 1 लाख रुपीज के अंदर यहाँ पर काफी सारे लोगों ने एंड मैन्युफैक्चरर्स ने यह तक कह दिया था, सुजुकी ओसाका जो कि सीईओ है सुजुकी ने, उन्होंने ये कह दिया था टाटा मोटर्स विल नेवर बी एबल टू मेक 1 लाख रुपी कार, यानी वो कभी भी नहीं बना पाएंगे 1 लाख रुपए की कार। सुजुकी ओसाका जी ही नहीं थे, हम इंडियन कंज्यूमर तक को ये विश्वास नहीं था कि टाटा मोटर्स 1 लाख रुपए के अंदर कार कैसे बना सकती है। वह 2008 में जब इसे लॉन्च किया गया था ऑटो शो में, इसकी अनवीलिंग की गई थी रतन टाटा जी के दौर पर, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जब 2003 में मैंने ये प्रण ले लिया था, मुझे पता था कि आने वाले समय में स्टील के साथ साथ काफी ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स एंड टायर्स की कॉस्ट बढ़ने वाली है, लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस ही होता है। टाटा नैनो की उन्होंने एक्स शोरूम प्राइस जो थी वो 1 लाख रुपए रखी एंड बेसिक मॉडल इसका ऑन रोड प्राइस 1,12,735 रुपीज में मिल जाता था। वह इसका एक लग्जरी वर्जन आता था जो 1,70,335 रुपीज में मिल जाता था। 2 सिलेंडर 624 सीसी का पेट्रोल इंजन मिल जाता था जो कि 38 bhp की पावर जनरेट करता था एंड वॉज सफिशिएंट जो कि नैनो में मिल जाती थी। इट फील्स गुड टू ड्राइव एंड कभी भी अंडर पावर्ड एंड लैक नहीं करती थी। बात की जाए टाटा नैनो की तो शुरुआती दौर में इसकी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाली गई ऑफिशियल वेबसाइट से कि 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर महीने यहाँ पर टाटा मोटर्स की वेबसाइट पर विजिट करने लगे, यानी लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एक दिन में टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर टाटा नैनो की जानकारी एंड टाटा नैनो को बुक करने के लिए यहाँ पर विजिट करते थे। टाटा नैनो की बुकिंग इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि शुरुआती दौर में ही टाटा मोटर्स को टाटा नैनो के ऊपर विश्वास था कि हम 2.5 लाख यूनिट आराम से एनुअली सेल कर पाएंगे। सिंगूर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहां पर उन्होंने टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो के लिए स्पेशली प्लांट लगाने की कोशिश की। प्लांट ऑफिशियली बन चुका था एंड सिर्फ प्लांट में टाटा नैनो की बनने की देरी थी। वहीं काफी सारे फार्मर्स एज वेल एज वहां पर पॉलिटिशियंस का प्रोटेस्ट होने के कारण 18 महीने बीत चुके थे एंड कस्टमर्स को अपनी कार की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ऑफिशियल टाटा मोटर्स को ही नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो डीलर्स भी बेचारे क्या जवाब देते, जिसके कारण जितनी ही बुकिंग हुई थी उससे काफी सारी बुकिंग्स कैंसिल भी होने लगी थी एंड साथ ही साथ 2008 में लॉन्च होने के बाद मिड 2010 में काफी सारी नैनो में आग भी लगने लगी थी, जिसके कारण इसमें काफी सारे डिफेक्ट्स भी यहाँ पर लोग बोलने लगे थे कि इसकी डिजाइन बहुत बेकार है, इसके कारण इसमें आग लग जाती है, इसमें दिया गया इंजन काफी ज्यादा छोटा है जिसके कारण आग लग जाती है, रिलायबल इंजन नहीं है। एंड साथ ही साथ काफी सारे लोगों ने तो यह तक कह दिया था कि 1 लाख रुपए की कार में तो अब ऐसा ही होगा एंड इसे एक अनसेफ कार की तरफ से देखा जाने लगा था। रतन टाटा जी ने ऑफिशियली टाटा नैनो की डिजाइन एंड मॉडल में कोई भी कमी नहीं बताई थी। इवन उसमें कुछ फॉल्टी इलेक्ट्रिकल सिस्टम थे जो कि एग्जॉस्ट टिप के ऊपर पाए जाते थे, वो स्पार्क होने के कारण यहाँ पर टाटा नैनो में आग लग रही थी, जिसके कारण टाटा मोटर्स ने यहाँ पर रीफिटिंग की थी एग्जॉस्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट एंड साथ ही साथ जो सेल की गई नैनो थी उन पर 18 महीने से लेकर यहाँ पर 4 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी ऑफर कर दी गई थी। लेकिन जो स्टेटस को डैमेज पहुंचना था वो तो कब का पहुंच ही चुका था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों तक ने टाटा नैनो को चीपेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड का टैग दे दिया था। तो अब तो सभी लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था कि टाटा नैनो भले कुछ हो या ना हो 1 लाख रुपए की कार है, सबसे चीपेस्ट आ जाती है मार्केट में। एंड कोई भी अगर टाटा नैनो खरीदता था तो उसे ऐसी नजरों से देखा जाता था कि यार शायद उसके पास पैसे नहीं होंगे इसलिए उसने नैनो खरीदी। एंड काफी सारे लोग तो टाटा नैनो की बजाय ऐसा सोचते थे कि डाउन पेमेंट देकर सेकंड हैंड ऑल्टो या कोई और कार ले लेनी चाहिए, वो टाटा नैनो से तो ज्यादा बेहतर ही होगी। तो शुरुआती दौर पर टाटा नैनो को काफी अच्छी सक्सेस मिली थी। 2010, 11 एंड 12 में लगातार 74 to 75,000 यूनिट्स यहाँ पर टाटा नैनो की सेल की गई थी। वही 2011 एंड 12 के बाद तो इसकी सेल्स काफी ज्यादा डाउन होने लगी थी, जिसके कारण 2013 में जब 53,848 यूनिट्स की सेल की गई थी, वही 2014 में टाटा मोटर्स ने इसका एक न्यू वर्जन नैनो ट्विस्ट को निकाला, जो कि एक स्मार्ट सिटी कार की तरफ से यहाँ पर प्रमोट किया गया। पहले जनरेशन से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो चुकी थी, जहां पर टाटा नैनो की कम प्राइस होने के बावजूद उसे कोई नहीं ले रहा था। तो टाटा नैनो जैसी कार की प्राइस अगर आप बढ़ा दे तो और कौन लेगा, जिसके कारण 2014 की सेल की बात की जाए जो कि 21,129 हुई थी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेक्स मॉडल। एंड ये सारी चिंता को देखकर 2014 में फिर से टाटा मोटर्स ने इसका एक नेक्स्ट फेसलिफ्ट निकाला जो कि था टाटा नैनो जेनेक्स। इसमें 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 5 स्पीड AMT भी दे दिया था। एंड टाटा मोटर्स ने इसमें काफी सारे नए फीचर जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनिंग
स्ट्रीमिंग डुअल डिन म्यूजिक सिस्टम भी दे दिया था एंड ये काफी सारे कलर्स के साथ साथ 21 डिफरेंट वर्जन में ऑफर की गई। टाटा नैनो जेनेक्स की बात की जाए तो 2015 में जब इसे इंट्रोड्यूस करा था, फीचर्स तो ठीक है लेकिन इसकी प्राइसिंग 2.59 लाख हो चुकी थी जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी एंड इतनी प्राइसिंग के लगभग आप लोगों को ऑन रोड प्राइस इसकी 3 लाख रुपए देखने मिल जाती थी और भी सेल्स घट गई थी, जिसके कारण 2014 में 16,903 यूनिट्स का सेल हुआ था, वही 17 में 7,591 एंड 2018 में तो हद ही हो गई 1,502, जिसके कारण यहाँ पर 2018 के जुलाई मंथ में सिर्फ एक यूनिट को यहाँ सनन प्लांट में असेंबल किया गया था। बाकी स्टॉक क्लियर कर यहाँ पर रतन टाटा जी का एक इमोशनल प्रोजेक्ट था जिसे काफी लंबे समय तक फेसलिफ्ट देकर रखकर यहाँ पर रतन टाटा जी के इमोशनल प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करा, लेकिन 2018 में जब सेल्स बिल्कुल ही जीरो हो चुकी थी, आने वाले BS6 एंड सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए टाटा मोटर्स ने 2018 में लो सेल्स लो डिमांड के कारण एंड फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पर अपने प्लान को ड्रॉप किया एंड 2018 में टाटा नैनो वॉज डिसकंटिन्यू। पर रतन टाटा जी का सपना यहाँ पर टूट गया यानी टाटा नैनो को डिसकंटिन्यू कर दिया था। टाटा नैनो कभी भी एक फ्लॉप प्रोजेक्ट कभी भी कोई नहीं बोल सकता क्योंकि हमने इसके काफी सारे यूनिट सेल किए हैं। टाटा नैनो वॉज वन ऑफ द कार जिसने काफी लोगों के सपने पूरे करे हैं टू ओन 4 व्हील्स। यहाँ पर काफी सारे लोग आज भी टाटा नैनो को प्राउडली चलाते हैं एंड साथ ही साथ उन मीडिया वालों को मैं ब्लेम करना चाहता हूँ कि उसे चीपेस्ट कार कहकर पूरे वर्ल्ड में बदनाम कर दिया, जिसके कारण टाटा नैनो आज डिसकंटिन्यू हो चुकी है एंड देयर आर नो एनी अदर वर्ड्स टू से अबाउट इट। ये सारे शब्द टाटा नैनो के थ्रू रतन टाटा जी ने कहे थे एक इंटरव्यू के दौरान। तो यहाँ पर ये झलकता है कि रतन टाटा जी का कितना ज्यादा इमोशनल प्रोजेक्ट रहा है टाटा नैनो, बट सैडली 2018 में ये डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। वही सेकंड जनरेशन टाटा इंडिका विस्टा को लॉन्च किया गया था 2008 में, जो कि नए डीजल एंड नए पेट्रोल इंजन के साथ आती थी। वहां पर टाटा मोटर्स ने फिएट के साथ कोलैबोरेशन में उसका डीजल इंजन एज वेल एज पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया था विस्टा में, जो कि आपको सेम स्विफ्ट में भी देखने मिल जाता है। 1.4 लीटर डाइको डीजल इंजन जो कि 70 PS जनरेट करता है, 1.3 लीटर क्वाड्राजेट डीजल इंजन 75 PS जनरेट करता था एंड 1.4 लीटर पेट्रोल एंड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन भी देखने मिल जाता था, जो कि सिर्फ बाद में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन एंड 1.3 लीटर मल्टी जेट डीजल इंजन ही देखने मिल जाता था टाटा इंडिका विस्टा में। बाकी सारे डीजल इंजन को बाद में हटा दिया गया था। 2010 में यहाँ पर इंडिगो CS को एक अपडेट दे दिया गया था, डिजाइन अपडेट दे दिया गया था। इसमें नया 1.4 लीटर CR4 टर्बोचार्जर डीजल इंजन देखने मिल जाता था एंड बाद में 2013 में इसे इंडिगो ECS के नाम से भी लॉन्च कर दिया था। इंडिका का एक फेसलिफ्ट आया जो कि इंडिका EV2 के नाम से 2011 में लॉन्च किया गया था एंड एक इंप्रूव्ड वर्जन था इंडिका V2 का। हालांकि अभी तक इंडिका विस्टा के लॉन्च से इंडिका V2 की सेल्स काफी ज्यादा गिर गई थी एंड इसीलिए इंडिका EV2 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। एंट्री लेवल ऑफरिंग थी, ये सिर्फ 2 इंजन ऑप्शंस के साथ आती थी, 1.4 लीटर डाइको डीजल इंजन एंड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। दोनों ही इंजन यहाँ पर टाटा इंडिका विस्टा से रिफाइनमेंट NVS लेवल से कहीं ज्यादा बेकार थे। 2012 में टाटा मोटर्स ने हाई एंड वर्जन को लॉन्च किया इंडिका ECS VX, यानी अभी तक टाटा इंडिगो में या फिर टाटा इंडिका में ऐसा कोई भी मॉडल लॉन्च नहीं किया था जिसमें काफी अच्छे सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ अलॉय व्हील्स का भी यूज किया गया हो। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रेयर व्यू मिरर यानी ORVMs के साथ साथ 14 इंच अलॉय व्हील्स का यूज किया गया था। तो ये एक प्रीमियम वर्जन था टाटा इंडिगो CS का, टाटा इंडिगो ECS VX। 2013 में टाटा इंडिका विस्टा D90 भी आई। जब इसे लॉन्च किया गया था काफी सारे अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ आती थी। आपको नए बम्पर्स एज वेल एज न्यू एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर देखने मिल जाते थे। काफी सारे ऐसे फीचर्स देखने मिल जाते थे जो कि पहले इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे, जैसे कि डुअल डिन JVC का ऑडियो यूनिट देखने जाता था जो कि 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ साथ सारा बैच फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ आता था। वॉइस कमांड का भी फीचर यहाँ पर इंडिका विस्टा में दे दिया गया था D90 वर्जन में। 1.3 लीटर मल्टीजेट टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ आती थी, 90 PS की पावर के साथ साथ 200 Nm ऑफ टॉर्क के साथ जनरेट करती थी। यहाँ पर टाटा मोटर्स ने इंथुसियास्ट ड्राइवर्स के लिए एक कार को लॉन्च किया, लेकिन इसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी एंड टाटा मोटर्स की रेपुटेशन दिन बाय दिन गिरते इतनी गिर चुकी थी कि लोग अब पर्सनल कार के लिए टाटा इंडिका विस्टा को और प्रेफर भी नहीं करते थे। इंडिका शुरुआती दौर से डीजल इंजन के साथ तो आती थी, सेल्स भी होती थी, लेकिन सेल्स जो होती थी वो मेजरली 75% की यूजेस होती थी टैक्सी एंड कमर्शियल पर्पस के लिए। पर्सनल व्हीकल यूसेज के लिए टाटा की कार्स कोई भी नहीं लेता था। इसके कारण टाटा इंडिका विस्टा D90 जो कि पर्सनली इंथुसियास्ट ड्राइवर्स के लिए ही बनाई थी, उसकी सेल्स नाम मात्र होती थी, ईयरली भी हो जाए तो। वही 2009 में इंडिगो मांजा को लॉन्च किया गया था जो कि इंडिका विस्टा का एक सेडान वर्जन था एंड ये सेकंड जनरेशन इंडिगो थी। बात की जाए टाटा मांजा की तो काफी ज्यादा लग्जूरियस एंड स्पेशियस केबिन था एज कंपेयर टू द राइवल्स की बात कर रहे तो ये कॉम्पीट करती होंडा सिटी एंड ह्यूंडई वर्ना से एंड इसकी प्राइसिंग
प्राइसिंग भी उनके ही लगभग थी। बात की जाए टाटा मांजा की तो यह एक इंडिगो एक्सेल का एक प्रीमियम वर्जन था, यानी एक बिल्कुल एसी कार थी जिसे आप इंडिगो एक्सेल की नज़रों से ही देखेंगे। बात की जाए टाटा एंड फिएट का जो जॉइंट वेंचर हुआ था उसी के तहत इसे पेट्रोल एज वेल एज डीजल इंजन मिले, 1.3 लीटर मल्टीजेट इंजन एंड साथ ही साथ 1.4 लीटर सफायर पेट्रोल इंजन जो कि 90 PS की पावर जनरेट करता था। बात की जाए दोनों ही इंजन की, टाटा मांजा में इतनी ज्यादा पावर क्रिएट नहीं कर पाते थे, जिसके कारण टाटा मांजा का डीजल इंजन काफी ज्यादा अंडर पावर्ड लगता था। इसका पेट्रोल इंजन काफी ज्यादा पुअर फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता था, जिसके कारण दोनों ही मॉडल्स की सेल्स यहाँ पर आपको कम ही देखने मिलती थी। शुरुआती दौर में जब इसे लॉन्च किया गया था तो काफी अच्छी सेल्स यहाँ पर कुछ समय तक आई थी, लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू होंडा सिटी एंड Hyundai वर्ना यहाँ पर ज्यादा अच्छे फीचर्स के साथ साथ आपको बेटर ब्रांड रेपुटेशन के साथ साथ बेटर आफ्टर सेल सर्विस भी मिलती थी, जिसके कारण कुछ सालों बाद टाटा मोटर्स की टाटा मांजा की प्राइसिंग के कारण यहाँ पर बिक रही थी। मांजा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग थी, थोड़ी सी कम थी राइवल से। वही टाटा इंडिगो मांजा की लो सेल्स के कारण 2012 में इसे एक फेसलिफ्ट दे दिया एंड नाम रखा गया क्लब क्लास मांजा, जिसमें नए अलॉय व्हील्स के साथ नए इंटीरियर्स एंड डिजाइन देखने मिल जाते थे। अपहोल्स्ट्री यहाँ पर लेदर की हो चुकी थी एंड काफी सारे ऐसे फीचर्स थे जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, लेकिन ये काफी ज्यादा लेट हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर राइवल्स में मिलने वाले फीचर्स एंड ऑफर की गई रिलायबिलिटी काफी ज्यादा बढ़िया थी। होंडा सिटी, Hyundai वर्ना, मारुति SX4 के बलबूते पर टाटा इंडिगो मांजा कहीं पर भी नहीं टिक पाती थी। टाटा मोटर्स की पैथेटिक आफ्टर सेल सर्विस के कारण यहाँ पर इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना लोगों को सही नहीं लग रहा था। विद एवरी फेसलिफ्ट यहाँ पर इंडिगो मांजा की प्राइसिंग भी बढ़ चुकी थी, लगभग उसी प्राइस में आने लगी थी जिस समय होंडा सिटी, Hyundai वर्ना एंड SX4 आया करती थी, जिसके कारण इंडिगो मांजा की सेल्स दिन ब दिन घटती ही जा रही थी। वही टाटा मोटर्स अपने होराइजन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे बेस्ड आगे आने वाले कार्स यानी जेस्ट एंड बोल्ट पर ज्यादा फोकस कर रहा था कंपेयर किए जाए उस समय मिलने वाले रिसेंट प्रोजेक्ट्स पे। वहीं अगर टाटा मोटर्स प्रोडक्ट सक्सेस दे रहे थे वो थे टाटा इंडिका एंड इंडिगो, टाटा इंडिका एंड इंडिगो ECS जो कि कमर्शियल सेगमेंट में पुश किए गए एंड उन दोनों ही प्रोडक्ट्स की कहीं ज्यादा डिमांड थी विदाउट एनी फेसलिफ्ट एंड मेजर अपडेट, जिसके कारण टाटा मोटर्स ने उन दोनों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया एज कम्पेयर टू टाटा इंडिका विस्टा लाइन। वहीं टाटा मोटर्स होराइजन नेक्स्ट पे आने वाले काफी सारे फ्यूचर प्रोडक्ट्स एंड फ्यूचर प्लान्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही थी। वही टाटा मोटर्स की मांजा जो कि होंडा सिटी, Hyundai वर्ना एंड काफी सारे ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे कि वोक्सवैगन, वेंटो एंड स्कोडा रैपिड के साथ कॉम्पिटिट करती थी, जहां पर सेंस नहीं बनता था कि कोई भी कस्टमर यहाँ पर टाटा मांजा ले, क्योंकि यहाँ पर उसका डीजल इंजन काफी ज्यादा अंडर पावर्ड लगता था, वही इसका पेट्रोल इंजन लो फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करता था। वही आफ्टर सेल सर्विस टाटा की उतनी ज्यादा वर्थ नहीं लगती थी कि इतना पैसा देकर हम टाटा की कार खरीदे, जिसके कारण टाटा विस्टा एंड टाटा विस्टा का सेडान वर्जन यानी टाटा मांजा की सेल्स काफी ज्यादा लो हो चुकी थी। 2014 में सिर्फ और सिर्फ 130 यूनिट्स बेची गई थी टाटा मांजा की एंड यहाँ पर 2015 में फाइनली मांजा एंड विस्टा को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। टाटा मोटर्स ने यह डिसीजन अपने नेक्स्ट होराइजन नेक्स्ट एंड आने वाली टाटा इंपैक्ट फिलोसॉफी को ध्यान में रखते हुए किया था। वही 2010 में टाटा मोटर्स ने यहाँ पर MPV सेगमेंट में लीडर बनने का सोचा, यानी टोयोटा इनोवा जो कि हमेशा से लीडर आई है इस सेगमेंट में, आज तक कोई ताज नहीं लाया, उसे 2010 में टाटा मोटर्स ने ताज यहाँ पर हिलाने की कोशिश करी थी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टाटा आर्या एंड टाटा आर्या वो MPV एंड 7-सीटर क्रॉसओवर वर्जन था एंड टाटा हारियर कहीं ज्यादा आगे थी इनके राइवल से, चाहे वो इनोवा की ही बात कर लीजिए। फ्लैगशिप प्रोडक्ट था उस समय टाटा की लाइनअप में, ये MPV काफी सारे क्लास लीडिंग एंड माउथ वाटरिंग फीचर्स के साथ आती थी। टाटा आर्या की बात की जाए तो इसमें आपको काफी सारे फीचर जैसे कि स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, इंट्यूटिव का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सारे ही रोज में आपको AC वेंट्स देखने मिल जाते थे जो कि 3 ब्लोअर सेटिंग्स के साथ आते थे। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि ब्लूटूथ ऑक्स के साथ साथ टेलीफोन से भी कनेक्ट हो जाता था, यानी उस समय आप वॉइस कमांड का फीचर टाटा आर्या में देखने मिल चुका था। फर्स्ट इन सेगमेंट सेफ्टी फीचर्स के साथ आती थी आर्या, जैसे कि 8 एयरबैग्स, ABS विद EBD एंड साथ ही साथ रेयर पार्किंग कैमरा विद सेंसर। टाटा आर्या की बात की जाए तो इसमें पावरफुल 2.2 लीटर डाइकोर इंजन आता था जो कि 140 bhp की पावर 320 Nm ऑफ टॉर्क के साथ जनरेट करता था। वहीं इसकी बात की जाए तो इसकी सेल्स हमेशा से लो ही रही है। 2010 में जब इसे लॉन्च किया गया था मुझे नहीं समझ में आया टाटा मोटर्स ने इतनी ज्यादा प्राइसिंग क्यों रखी थी। टाटा मोटर्स की आर्या 11.5 लाख से लेकर 15.5 लाख में प्राइस की गई थी। हमेशा से बता दूं टाटा मोटर्स की कार कमर्शियल यूजर्स में ज्यादा ली गई थी, जिसके कारण टाटा मोटर्स की ब्रांड रेपुटेशन बहुत कम हो गई थी। वहीं टाटा नैनो के काफी सारे इंसिडेंट्स होने के बाद टाटा आर्या वाज आल्सो सीन एज अ फ्लॉप प्रोडक्ट। साथ ही साथ टाटा मोटर्स की ब्रांड रेपुटेशन गिर जाने के बाद यहाँ पर कस्टमर पर्सनल यूसेज के लिए कभी भी टाटा मोटर्स को एडवाइस नहीं करते थे। वहीं टाटा आर्या वाज आल्सो एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। यहाँ पर इतना ज्यादा पैसा देकर टाटा की कार खरीदना उस समय कोई भी नहीं चाहता था। एंड साथ ही साथ बता दूं इतनी ही प्राइसिंग में आपको इनोवा मिल जाती थी जिसकी रिलायबिलिटी आफ्टर सेल सर्विस टोयोटा की अटूट है। इन सारी बातों पर ज्यादा गौर किया गया, जिसके कारण टाटा आर्या वाज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल कार यहाँ पर हमेशा से
लो सेल्स से आर्या जूझती रही। वहीं 2014 में यहाँ पर इसे एक फेसलिफ्ट भी दे दिया गया था, जो कि एक फेसलिफ्ट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। इवन यहाँ पर अलॉय व्हील्स का डिजाइन तक नहीं चेंज किया था एंड इसे 2014 में टाटा आर्या का एक फेसलिफ्ट कहा गया था, जिसमें सिर्फ आपको स्मोक्ड बैरल हेडलैम्प्स एंड ट्रांसपेरेंट टेल लैम्प्स देखने मिल जाती थी। इंटीरियर भी आपको सेम देखने मिलता था। बात की जाए इस फेसलिफ्ट की तो सबसे मेजर फेसलिफ्ट का जो अपडेट था वो था इसके ट्रांसमिशन एंड इंजन के साथ। इंजन अब ज्यादा पावरफुल हो चुका था। 147 bhp की पावर 400 Nm ऑफ टॉर्क के साथ जनरेट करता था विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 2.2 लीटर वैरिकोर 400 इंजन एंड साथ ही साथ ये 4x4 के ऑप्शन में भी आने लगी थी। लेकिन एनवेच लेवल यहाँ पर टाटा आर्या के काफी ज्यादा बेकार थे। पावरफुल तो थी लेकिन इसका जो वेट है इसकी पावर के साथ मैच नहीं करता था, जिसका कारण ये अंडर पावर्ड लगती थी। हालांकि 2014 के बाद जो फेसलिफ्ट आया था वो काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन 2017 में जब इसकी बिल्कुल डिमांड नहीं थी तो यहाँ पर 2017 में टाटा आर्या को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। एंड यहाँ पर 2011 में टाटा मोटर्स ने अपनी अवेटेड एमपीवी को निकाला, जो कि एक वैन थी टाटा वेंचर। टाटा वेंचर जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में मारुति सुजुकी ओमनी इको से कॉम्पीट करती एंड एक्सपोर्ट यूनिट्स में यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड से भी कॉम्पीट किया करती थी। इसमें 1.4 लीटर डीजल इंजन आया करता था। 1.4 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन बाद में दे दिया गया था, जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 71 PS की पावर जनरेट करता था। 135 Nm ऑफ टॉर्क के साथ ये इंजन आता था। यहाँ पर आपको बिगर इंजन के साथ साथ काफी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी देखने मिल जाती थी एंड साथ ही साथ ये काफी अच्छे क्लास लीडिंग फीचर जैसे कि सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग, रेयर एसी वेंट्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, पावर विंडोज, कीलेस एंट्री एंड पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स के साथ आती थी, जो कि कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं मिल पाते थे। बेस्ट इन क्लास यहाँ पर सेफ्टी भी देखने मिल जाती थी। बाद के मॉडल्स में यहाँ पर ABS EBD भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 4,05,000 से लेकर 5,07,000 रुपीज में इसके सारे मॉडल्स अवेलेबल हो जाते थे। टाटा वेंचर की बात की जाए तो इसकी हमेशा से डिमांड लो ही रही है एंड इसके कॉम्पिटिशन में जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल MPV मिलती थी उनकी सेल्स कहीं ज्यादा रही है। वही टाटा वेंचर का देखा जाए तो एक तरीके से हाई मेंटेनेंस कॉस्ट कार माना गया था, क्योंकि जिस प्राइस में आती थी उसकी सर्विस कॉस्ट इसके बराबर नहीं थी। टाटा वेंचर में हमेशा से यहाँ पर जो इंजन दिया गया था इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आया करते थे। फ्यूल एफिशिएंसी जितनी बताई जाती थी यहाँ पर इतनी ज्यादा बेटर नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण ये कमर्शियल यूजर्स में भी काफी ज्यादा महंगी पड़ने लगी थी लोगों को। इसकी सेल्स हमेशा लीनियर देखी गई एंड काफी ज्यादा कम हो चुकी थी 14 के बाद, जिसके कारण 2015 में यहाँ पर आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स पर टाटा मोटर्स ध्यान दे रही थी, जिसके कारण टाटा वेंचर को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। वही 2014 में होराइजन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस यहाँ पर टाटा ने अपनी सेकंड कॉम्पैक्ट सेडान को इंट्रोड्यूस करा, यानी टाटा जेस्ट को, जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी एंड इसमें काफी सारे अच्छे फीचर्स के साथ साथ काफी नए इंजन ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस करे थे। मल्टी ड्राइव मोड्स, हाई एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि हरमन कार्डन का होराइजन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म से ही इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, वॉइस एक्टिव स्टीरियो कमांड्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड साथ ही साथ आपको फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर उस समय ऑफर किए गए थे जो कि राइवल्स यानी हुंडई एक्सेंट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर एंड साथ ही साथ होंडा अमेज नहीं ऑफर कर रहे थे। वहीं अगर जेस्ट की बात की जाए तो ये नए पेट्रोल इंजन के साथ आती है, यानी 1.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन जो कि 90 PS की पावर जनरेट करता था एंड ये कहीं ज्यादा पावरफुल था इनके राइवल्स डिजायर, अमेज एंड एक्सेंट से। वहीं इसमें मिलने वाला डीजल इंजन सिमिलर था, यानी 1.3 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन जो कि स्विफ्ट डिजायर में भी मिला करता था। बात की जाए इसके पेट्रोल इंजन की तो ये काफी ज्यादा पावरफुल था, 90 PS की पावर जनरेट करता था एंड ये वन ऑफ द मोस्ट फन टू ड्राइव रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन था टाटा की लाइनअप में। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल के साथ साथ टॉर्की भी था, जो कि 22% ज्यादा टॉर्क जनरेट करता था एक्सेंट डिजायर से एंड 28% ज्यादा टॉर्क जनरेट करता था अमेज से। अब बात की जाए टाटा जेस्ट की तो ये काफी ज्यादा बोल्ड तरीके से इसे लॉन्च किया गया था एंड कोई भी जर्नलिस्ट इसकी बुराई करने को राजी नहीं था, क्योंकि इसमें इतने खास फीचर्स दिए गए थे। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से लेस कार अभी तक टाटा मोटर्स की तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी। वही मैन्युफैक्चरर्स की बात की जाए तो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स का यह कहना था कि काफी अच्छे फीचर्स के साथ टाटा जेस्ट आई है एंड यहाँ पर तगड़ा कंपटीशन राइवल्स को देगी, जो कि शुरुआती दौर में दे भी रही थी। एवरेज यहाँ पर 2500 यूनिट्स की सेल हो रही थी, लेकिन टाटा मोटर्स की कुछ कमियां रह गई, जिसके कारण टाटा जेस्ट की सेल्स लो होती चली गई एंड आगे चलकर इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। टाटा जेस्ट की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट AMT ऑप्शन भी दिया गया था, जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 5 स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने मिलेगा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल इंजन। यहाँ पर लोग यहाँ पर काफी ज्यादा उत्सुक थे टेस्ट ड्राइव करने की, लेकिन टाटा जेस्ट AMT की यहाँ पर 6 से 7 महीने की बुकिंग भी थी, वहीं टेस्ट ड्राइव के लिए कार तक नहीं थी। अब कोई भी बंदा कार कैसे ले ले जब उसने उसकी टेस्ट ड्राइव तक नहीं ली हो, ओवरऑल फील भी नहीं किया हो कार को। टाटा ने टाटा जेस्ट को लॉन्च तो अच्छी तरीके से करा, बट यहाँ पर रेडी प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं रखी थी, जिसके कारण शुरुआती यूनिट्स में जो बुकिंग की गई थी वो तो गई एंड साथ ही साथ जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा कस्टमर पे वो तो अलग ही था। टाटा जेस्ट की बात की जाए तो टाटा जेस्ट एक ऐसी कार थी जिसकी टेस्ट ड्राइव तक नहीं ले रहे थे लोग एंड फिर भी लोगों के ऊपर एक विश्वास था एंड उन्होंने कार को बुक किया एंड दे हैव परचेज द कार। वहीं काफी सारे आने वाले प्रॉब्लम जैसे कि फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर लो थी, जिसके कारण
पेट्रोल इंजन की मांग धीरे धीरे कम होने लगी। वह टाटा जेस्ट का डीजल इंजन सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल यूजर्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर भरोसा था मल्टी जेट डीजल इंजन का। एंड साथ ही साथ टाटा जेस्ट इंट्रोडक्टरी प्राइस पे आती थी, जो कि स्विफ्ट डिजायर से कहीं ज़्यादा कम थी, जिसके कारण इसका जो सेल था वो कमर्शियल यूजर्स में ज़्यादा होने लगा था पर्सनल यूजेज के कंपैरिजन में, जिसके कारण फिर से एक टाटा की अच्छी कार भी टैक्सी बन चुकी थी। वह 2015 में यहाँ पर टाटा जेस्ट का एक हैचबैक वर्जन टाटा बोल्ट को लॉन्च करा। टाटा बोल्ट की बात की जाए तो इसकी प्राइसिंग कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, अब तो सिमिलर रख दी थी कंपटीशन के लगभग, जैसे कि हमने आर्या में देखा था। 2015 में जब बोल्ट को लॉन्च किया गया था, इसकी प्राइसिंग 4.64 लाख से लेकर 5.75 लाख से इंट्रोड्यूस करी थी पेट्रोल वेरिएंट्स के लिए। बोल्ट की बात की जाए तो इसमें सेवरल फीचर जो कि आपको जेस्ट में देखने मिलते थे वो सारे ही देखने मिल जाते थे। फीचर रिच कार थी एंड फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स के साथ आती थी। अगर मैं कंपेयर करूं इनके राइवल्स मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड Hyundai ग्रैंड i10 से, 1500 से 1600 यूनिट्स एवरेज बेची जाने लगी मंथली। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए, अगर मैं कंपेयर करूं राइवल से, तो काफी ज्यादा कम थे। वहीं अगर मैं बात करूं मारुति सुजुकी स्विफ्ट की, तो 16,000 ऑड यूनिट्स तो ऐसे ही बेच लेते थे। वहीं Hyundai ग्रैंड i10 की बात की जाए तो 8,260 यूनिट बेच दी जाती थी। वहीं Hyundai Elite i20 की बात की जाए तो 7,166 यूनिट्स बेच दी जाती थी। वहीं अगर मैं बात करूं बोल्ट की सेल्स की, तो ये तो नाम मात्र है, 1500 से 1600 यूनिट्स। इसके कारण टाटा बोल्ट की शुरुआती दौर में तो फिर भी ठीक थी, लेकिन 1500 से 1600 से डायरेक्ट 600-700 सेल्स आ चुकी थी। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो इनका हमेशा से एक एडवांटेज रहा है लो प्राइस में मिलने वाले वैल्यू फॉर मनी फीचर्स का। टाटा इंडिका, इंडिगो हो, इंडिगो के ही ECS मॉडल हो, जितने भी मॉडल्स हो, चाहे टाटा जेस्ट की ही बात ले ले, वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के कारण ही बेचे जाते थे। लो प्राइस में मिलने वाला प्रोडक्ट, उसमें मिलने वाले रिलायबिलिटी के साथ साथ उसमें मिलने वाले फीचर्स यहाँ पर कस्टमर को लुभाते थे, साथ ही साथ खासकर टैक्सी ड्राइवर्स को, जो कि सस्ते में काफी अच्छा माल उन्हें मिल जाता था। यहाँ पर टाटा बोल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर सब उल्टा ही हो चुका। सिमिलर प्राइसिंग में यहाँ पर कंपटीशन की कार देखने मिल जाती थी, जिसमें बेटर रीसेल वैल्यू के साथ साथ बेटर ब्रांड रेपुटेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस भी बेहतर मिलती थी। जहां पर बात की जाए एक शोरूम प्राइस मारुति सुजुकी स्विफ्ट LXi की एंड ग्रैंड i10 के बेस वेरिएंट की 4.83 लाख थी। वहीं बोल्ट की बात की जाए तो इसकी प्राइसिंग 4.64 लाख थी, जो कि सिर्फ 10 से 20,000 रुपए कम या ज्यादा होने से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग नहीं रखी जाती। अगर डिफरेंस है 50-60,000 एंड 1 लाख रुपीज का, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एंड लो प्राइस मानी जाती है, जिसके कारण लोगों ने बोल्ट लेने से अच्छा मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड ग्रैंड i10 को चुना, क्योंकि वहां पर बेटर रीसेल वैल्यू के साथ साथ बेटर आफ्टर सेल सर्विस एंड ब्रांड रेपुटेशन मिल जाती है। जहां पर होराइजन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के साथ साथ टाटा मोटर्स को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, बोल्ट एंड जेस्ट से धीरे धीरे उनकी सेल्स कम होने लगी थी। एंड इसी चिंता के कारण यहाँ पे उनका बैड शोरूम एक्सपीरियंस, टाटा मोटर्स एक कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी की तरफ जानी जाती है, ना कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। शुरुआती दौर में जो कमर्शियल व्हीकल डीलरशिप्स ने पैसेंजर व्हीकल डीलरशिप को एक्वायर करा था, वो वैसी ही ट्रीटमेंट देते थे जैसे एक किसी ट्रक ड्राइवर को दी जाती है। बात की जाए डीलर्स की, तो उन्होंने लेगेसी स्टार्ट कर दी थी पैसेंजर कार बिजनेस को एज कमर्शियल व्हीकल बिजनेस, जिसके कारण कस्टमर को तो ट्रीटमेंट इतनी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती थी। एंड यहाँ पर मेजॉरिटी डीलर्स ऐसा ही करते थे। वहीं टाटा मोटर्स के नए डीलर्स भी काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो परसेप्शन बन चुका था टाटा मोटर्स का, वो बन ही चुका था। यानी यहाँ पर आपको बेटर रीसेल वैल्यू तो नहीं मिल पाती थी, साथ ही साथ जो आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस था वो भी आपको खराब ही देखने मिलेगा। ये पूरी तरीके से मार्केट में फैल चुका था, जिसके कारण टाटा जेस्ट एंड टाटा बोल्ट, टाटा आर्या जैसी कार्स फ्लॉप हो चुकी थी। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो जब भी ये कार्स की प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रखते थे एंड सिमिलर रखते थे अपने कंपटीशन के, तो इनकी कार्स पिट जाती थी, जैसे कि हमने अभी टाटा बोल्ट में देखा था। तो ये सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान रखते हुए टाटा मोटर्स ने अपनी नेक्स्ट वेव यानी सिर्फ और सिर्फ इंप्रूव कर सारी चीजों को टाटा इंपैक्ट फिलोसॉफी की शुरुआत 2016 में टाटा टियागो से करी थी, जिसका नाम पहला टाटा जिका भी था, लेकिन एक जिका नाम का वायरस आने के कारण यहाँ पर टाटा ने इसका नाम चेंज कर टाटा टियागो रख दिया। यहाँ पर टाटा मोटर्स ने फिर से इंडिका वाला प्लान यहाँ पर टियागो में अपनाया, यानी 3.6 लाख रुपीज से इसकी प्राइसिंग की शुरुआत करी, जिसमें आपको इसका बेस वेरिएंट मिल जाता था। टाटा टियागो की बात की जाए तो इसमें शुरुआती दौर से ही 1.2 लीटर रेवेट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो कि 85 bhp के साथ साथ 114 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता था। वहीं आपको एक डीजल इंजन भी देखने मिल जाता था, जो कि 1.1 लीटर रेवेटॉर्क 3 सिलेंडर डीजल इंजन था, जो कि 70 bhp की पावर 140 Nm ऑफ टॉर्क के साथ जनरेट करता था। टाटा टियागो की बात की जाए शुरुआती तौर पर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था एंड सभी के सभी समझ चुके थे कि अब टाटा मोटर्स अपने नए प्रोडक्ट, एक नए जनरेशन, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने वाली है, जो कि टाटा टियागो से पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही थी। टाटा टियागो की जब बात की जाए तो नए पेट्रोल इंजन के साथ इन्होंने पूरी तरीके से रिलायबिलिटी पे पूरा ध्यान दिया था एंड आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने नए 250 प्लस कस्टमर सपोर्ट एज वेल एज सेंटर्स भी खोले एंड नए डीलरशिप्स को अपॉइंट किया। बात की जाए टाटा मोटर्स की, तो यहाँ पर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगा। जब BS4
4 पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन दिए गए थे, काफी अच्छी तरीके से उन्होंने कंप्लेंट्स को नोट किया था। वाइब्रेशंस एज वेल एज यहाँ पर एनवीएच लेवल्स एंड काफी ज्यादा नॉइस करने वाले इंजन की यहाँ पर प्रॉब्लम को यहाँ पर टाटा मोटर्स ने BS6 एमिशन के साथ विद फेसलिफ्ट ऑफ टाटा टियागो जो कि 2008 था। भाई 2018 में टाटा मोटर्स ने टाटा टियागो NRG को भी लॉन्च करा, जो कि एक क्रॉसओवर वर्जन था जो कि 10 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आता था विद द सेम पेट्रोल एंड डीजल इंजन। वहीं इसका एक JTB वर्जन आया था जो कि जिसमें आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्जर रेवेटॉन पेट्रोल इंजन मिला करता था, जो कि 114 PS की पावर 29 PS ज्यादा जनरेट करता था रेगुलर मॉडल से। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर अंडर 10 सेकंड्स कर देता था एंड एक एग्जॉस्ट पाइप मिलता था जो कि काफी ज्यादा स्पोर्टी नोट के साथ आता था। लेकिन JTB वर्जन को इतनी ज्यादा सेल्स नहीं मिली एंड एक लिमिटेड एडिशन मॉडल था जिसके कारण JTB वर्जन को जल्दी ही बंद कर दिया गया था। वहीं 2020 में हमें इसका फेसलिफ्ट देखने मिला जिसमें सारी ही कमियां दूर कर दी गई थी एंड डीजल इंजन जो कि काफी ज्यादा अंडर पावर्ड था, नॉइस करता था, काफी ज्यादा केबिन में नॉइस तो करता ही था, साथ ही साथ गियर लीवर वाइब्रेशन भी आती थी। इन सभी को देखते हुए एंड लो सेल्स के चलते टाटा टियागो डीजल को डिसकंटिन्यू कर दिया। वहीं टाटा टियागो पेट्रोल इंजन में दी गई सारी समस्या जैसे कि नॉइस का होना, NVH लेवल्स कहीं ज्यादा होना, फिट एंड फिनिश थोड़ी सी बेटर हो जाना एंड साथ ही साथ गियर लीवर पे ज्यादा वाइब्रेशन ना आना, ये सारी चीजों को टाटा मोटर्स ने काफी ज्यादा सीरियसली लिया। वहीं टाटा टियागो 2020 में BS6 नॉर्म के साथ जो अपडेट दिया गया था उसमें सारी कंप्लेंट्स को यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया था एंड एक BS6 एमिशन के साथ टाटा टियागो में इतनी से भी कमी निकालना प्रोडक्ट में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जिस अट्रैक्टिव प्राइसिंग में ये आती है उसी प्राइसिंग में आप लोगों को शुरुआती दौर में ऑल्टो 800 मिल जाया करती थी। 3.6 लाख रुपीस में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, साथ ही साथ इतनी ज्यादा मजबूत कार जो कि आपको ऑल्टो क्या कोई भी मारुति की कार ले लीजिए वो नहीं ऑफर कर पाती, जिसके कारण टाटा टियागो वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्ट एंड यहाँ पर जो पुरानी स्ट्रेटेजी थी टाटा मोटर्स की वो फिर से एक बार सक्सेसफुल हुई। टाटा इंपैक्ट फिलोसफी पे बेस्ड यहाँ पर 2017 में हमने टाटा टियागो के एक सेडान वर्जन को देखा था टाटा टिगोर, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड इसकी पहली लुक्स के कारण लोग इंप्रेस हो चुके थे। फिर से वहीं वैल्यू फॉर मनी प्राइस के कारण टाटा टिगोर की सेल्स आसमान छूने लगी एंड टाटा मोटर्स वाज इन प्रॉफिट फॉर बोथ द प्रोडक्ट। वहीं 2017 में हमने टिगोर को लॉन्च देखा जो कि सिमिलर पेट्रोल एंड डीजल इंजन के साथ आता था। वहीं 2018 में इसे JTB वर्जन में भी उतारा गया था जो उसकी ग्रैंड सक्सेस ना मिलने के कारण, लिमिटेड एडिशन मॉडल होने के कारण इसे बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया। वहीं 2017 में हमने टाटा आर्या की ही एक झलक देखी टाटा हेक्सा के रूप में, जो कि 7 सीटर MPV थी एंड क्रॉसओवर थी टाटा हेक्सा की, जिसकी कैपेबिलिटीज बिल्कुल SUV जैसी थी, जिसमें एक झलक मुझे सफारी की भी दिखती ही है। इंजन की बात की जाए तो 2.2 लीटर वैरिकोर 400 इंजन मिल जाता था जो कि सिमिलरली आपको सफारी में भी देखने मिलता था। टाटा हेक्सा जो थी काफी अच्छे फीचर्स के साथ आती थी एंड क्लास लीडिंग कंफर्ट देखने मिल जाता था एंड कहीं ज्यादा बेहतर कंफर्ट आपको इनोवा एंड महिंद्रा XUV 500 से देखने मिल जाता था। बात की जाए इंपैक्ट फिलोसफी से तो काफी अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट हुई थी टाटा मोटर्स की एंड टियागो टिगोर के बाद तो टाटा हेक्सा वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टाटा मोटर्स अभी तक एंड सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी था। वो 2.2 लीटर डीजल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आता था, वहीं 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आपको देखने मिल जाता था। बात की जाए 2.2 लीटर वैरिकोर 400 डीजल इंजन की तो ये 400 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता था एंड साथ ही साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में जो इंजन आया था वो 320 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता था, लेकिन जो पावर दोनों ही इंजन में थी वो कहीं ज्यादा थी एज कम्पेयर टू इट्स राइवल। वहीं चलाने में ज्यादा मजा आता था यहाँ पर टाटा हेक्सा को, काफी सारे क्लास लीडिंग फीचर्स, हर्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम था, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को हर रो में यहाँ पर AC वेंट्स देखने मिल जाते थे। 4x4 ट्रांसमिशन के साथ साथ 4x2 में भी अवेलेबल हो जाती थी एंड साथ ही साथ हेक्सा में एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखने मिल जाता था। ज्यादा लाजवाब SUV, इतने ज्यादा बेटर फीचर्स एंड कंफर्ट लेवल बढ़िया होने के बावजूद टाटा मोटर्स की हेक्सा डिसकंटिन्यू करनी पड़ी ड्यू टू इट्स लो सेल। 2017 में टाटा मोटर्स ने सबके लिए एक सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट कर दिया जो कि थी टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन के इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसकी अनवीलिंग के समय जो इसकी डिजाइन लैंग्वेज पे लोग मर रहे थे वो काफी ज्यादा बेहतरीन था। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV इसे कहा जाता है, टाटा नेक्सॉन इसका नाम है, सेफ्टी स्टैंडर्ड सेटर है। बात की जाए 2017 में जब इसे लॉन्च किया गया था 1.2 लीटर रेवेट्रॉन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने मिल जाता है जो कि 110 bhp की पावर 170 Nm ऑफ टॉर्क के साथ जनरेट करता है एंड साथ ही साथ इसे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन देखने मिलता है। बात की जाए इसके पेट्रोल इंजन के साथ साथ इसमें एक डीजल इंजन भी देखने मिलता है जो कि 4 सिलेंडर 1.5 लीटर रेवेटॉर्क डीजल इंजन है जो कि 110 bhp 260 Nm ऑफ टॉर्क के साथ जनरेट करता है एंड दोनों ही इंजन काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं चलाने में। बात की जाए इसमें मिलने वाले ट्रांसमिशन की तो ये भी 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको देखने मिल जाता है। वही 2018 में टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ने जब 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर करी थी वहीं पर ये राइवल्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स भी घबरा गए थे एंड उस समय से बिल्ड क्वालिटी एंड ओवरऑल सेफ्टी से सभी ध्यान दे रहे हैं। इनफैक्ट कंज्यूमर्स को भी काफी ज्यादा अवेयरनेस आई थी इस क्रैश टेस्ट के बाद कि टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग यहाँ पर स्कोर की है तो यहाँ पर सेफेस्ट कार
पुरस्कार यहाँ पर टाटा मोटर्स हमेशा से देते आ रहा है। भाई टाटा मोटर्स ही एक इकलौती कंपनी है जिसमें क्रैश टेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए 1997 में इन्वेस्ट भी किया था। वही सेफ्टी की बात की जाए तो 2018 में 5 स्टार यहाँ पर लेके आए एंड उसके बाद तो यहाँ पर 5 स्टार 4 स्टार का यहाँ पर टाटा मोटर्स के लिए झड़ी ही लग चुकी थी। टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक वर्जन यहाँ पर 2019 में लॉन्च की गई थी दिसंबर में, जिसमें आप लोगों को मोटर्स के नए इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी ब्रांड ज़िप्ट्रॉन पे बेस्ड है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो कि 94.7 किलोवाट 127 हॉर्स पावर एंड 129 PS पावर जनरेट करता है 245 Nm ऑफ टॉर्क के साथ। एंड बात की जाए एंड 0 to 100 की तो 9.9 सेकंड में 0 to 100 कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा पावर जनरेट करता है नेक्सॉन ईवी में। एंड साथ ही साथ ये क्लास लीडिंग रेंज के साथ आती है जो कि 300 किलोमीटर की है। तो बात की जाए अगर नेक्सॉन की तो ये 2018 में एक ऐसा मॉडल निकाला गया था जो कि टियागो टिगोर के बाद वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफ टाटा मोटर्स एंड आज भी काफी अच्छी सेल्स जनरेट करता है टाटा मोटर्स के लिए। साथ ही साथ काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है टाटा मोटर्स के लिए। टाटा नेक्सॉन जो कि हमेशा से कंपटीशन को बीट करते आ रही है, हाल फिलहाल में ही टाटा मोटर्स ने इसका XMS वेरिएंट लॉन्च किया है जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एंड इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है इस सेगमेंट में, उसके बावजूद इसकी सेल्स कंसिस्टेंटली देखी जाती है, जो कि टाटा मोटर्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। ये 4 कार्स आने के बाद पहली वेव आप लोगों ने देखी। टाटा इंपैक्ट 2.0 फिलॉसफी के तहत कार्स तो आना बाकी ही है, जिसके तहत सबसे पहले 2018 में टाटा हैरियर को लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च जनवरी 2019 में किया गया था। टाटा हैरियर की तो ये JLR D8 ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है एंड ये फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव SUV है। बात की जाए हैरियर के इंजन ऑप्शन की तो यहाँ पे आप लोगों को 2 लीटर मल्टी जेट डीजल इंजन देखने मिल जाता है जो कि शुरुआती दौर में 140 हॉर्स पावर एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता था। एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्रायोटेक डीजल इंजन देखने मिल जाता था। एंड यहाँ पर टाटा मोटर्स की टाटा हैरियर सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती थी। हैरियर में आपको फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर यानी 7 इंच की TFT डिस्प्ले देखने मिल जाती थी। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट के साथ साथ फर्स्ट इन सेगमेंट सेफ्टी फीचर जैसे कि 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड देखने मिलते थे। मल्टीपल ड्राइविंग मोड, इको सिटी एंड स्पोर्ट देखने मिल जाता था एंड टर्रेन रिस्पॉन्स सिस्टम भी देखने मिल जाता था जो कि यहाँ पर लैंड रोवर से लिया गया था। 3 सिलेक्टेबल मोड्स थे, नॉर्मल, वेट एंड रफ। बाय 2019 में टाटा मोटर्स ने इसका एक डार्क एडिशन लॉन्च किया जिसके सभी फैन हैं, जिसके लुक्स के मामले में कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता। एंड एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि जो डार्क एडिशन टाटा हैरियर में आता है वो अब सारे ही स्टैंडर्ड कार्स में आने लगेगा टाटा की कार्स में, यानी धीरे धीरे आपको नेक्सॉन, टियागो एंड टिगोर का भी ब्लैक एडिशन देखने जल्दी ही मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं 2020 में तो हैरियर को एक बड़ा फेसलिफ्ट मिला जिसमें इसकी इंजन की पावर के साथ साथ एक नया ट्रांसमिशन ऑप्शन भी जोड़ दिया गया था। 170 bhp की पावर अब जनरेट करने लगा जो कि पहले से पावरफुल हो चुकी है हैरियर। एंड साथ ही साथ इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन। टाटा हैरियर जो कि सबसे ज्यादा केपेबल SUV है एंड इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव कार इन द लाइनअप ऑफ टाटा मोटर्स एज ऑफ नाउ। बात की जाए 2020 में तो इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज के ही ऊपर टाटा अल्ट्रॉस जो कि हैचबैक है, टाटा मोटर्स की प्रीमियम हैचबैक जिसका कोड नेम पहले H2X हुआ करता था। बात की जाए टाटा अल्ट्रॉस की तो इसके लॉन्च के वक्त ही इसकी काफी सारी बुकिंग आ चुकी थी एंड आज भी इसकी सेल्स हमेशा से ऊपर रही है। बात की जाए अल्ट्रॉस की तो हमेशा से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहा है, चाहे वो शुरुआती दौर में हो चाहे वो अभी की बात हो। i20 का फेसलिफ्ट आ चुका है एंड उसकी प्राइसिंग टाटा अल्ट्रॉस से कहीं ज्यादा है। वही मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा स्पेशियस केबिन टाटा अल्ट्रॉस में ही देखने मिलता है। बात की जाए इसमें मिलने वाले इंजन की तो आपको सिमिलर इंजन देखने मिल जाते हैं जो कि टिगोर में दिया गया है। 1.2 लीटर रेवेट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जिसमें आपको बैलेंसर शाफ्ट भी देखने मिलता है। वहीं अगर बात की जाए इसके डीजल इंजन की तो 1.5 लीटर रेवेटॉर्क डीजल इंजन देखने मिल जाता है जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है। की जाए टाटा अल्ट्रॉस की तो ये सेम प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है जिसपे टाटा बोल्ट बनाई गई थी। 2020 में टाटा अल्ट्रॉस का क्रैश टेस्ट किया गया था ग्लोबल एनकैप के द्वारा जिसमें 5 आउट ऑफ 5 सेफ्टी रेटिंग्स यहाँ पर दी गई थी। ये टाटा मोटर्स की एक पहली मात्र कार नहीं है, पहले हमने नेक्सॉन में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग देखी है, वहीं टाटा अल्ट्रॉस में 5 स्टार रेटिंग देखी है। वहीं टाटा टिगोर एंड टाटा टियागो की भी सेफ्टी रेटिंग्स की बात करूं तो 4 आउट ऑफ 5 स्टार उन्होंने एनकैप ग्लोबल क्रैश टेस्ट में स्कोर किए हैं, जो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट मैन्युफैक्चरर अभी तक का माना गया है टाटा मोटर्स को। वहीं टाटा मोटर्स अपने प्रोडक्ट पे कभी भी कमी नहीं करता, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड हो चाहे वो फीचर से रिलेटेड हो। प्रोडक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट जो कि टाटा मोटर्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। अब जो प्राइसिंग यहाँ पर रख रहा है वो काफी ज्यादा इंट्रोडक्टरी है। वहीं पर 2011 में जब प्रताप बोस टाटा इंपैक्ट फिलॉसफी
फिलोसॉफी के ऊपर काम कर रहे थे। जी हाँ, 2011 पे ही इस पे काम शुरू हो चुका था। एंड प्रताप बोस जी ने बताया है कि जो उनकी डेडिकेशन सिर्फ इतनी ही थी कि अभी तक हम दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की कार को हमारे स्टूडियो के ऊपर स्टिक करते हैं एंड देखते हैं कि उन्होंने कैसा काम किया। एंड 2011 में उन्होंने ये एडमायर किया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा हमारी कार्स को दूसरे मैन्युफैक्चरर्स अपने स्टूडियो में स्टिक करेंगे एंड वो देखेंगे कि हमने क्या क्या काम किया है। एंड इसी प्लान को एडमायर करने के लिए 2016 में जब उन्होंने टियागो को लॉन्च करा था एंड एक के बाद एक सुपर हिट टाटा मोटर्स अपने हिट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे पॉइंट्स है जहां पर टाटा मोटर्स को इंप्रूव करना है। ये बात कर लेते हैं कि क्या सही में टाटा मोटर्स की कार का सर्विस कॉस्ट ज्यादा होता है या फिर कम होता है, क्या इसकी रिलायबिलिटी खराब है एंड क्या इसका सर्विस कॉस्ट महंगा है। तो चलिए बात कर लेते हैं टाटा टियागो के सर्विस कॉस्ट की। तो मैं 5 इयर्स 50,000 किलोमीटर्स यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ सर्विस कॉस्ट टाटा टियागो, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, फोर्ड फीगो एंड नियोस के। टाटा टियागो की बात की जाए तो 5 इयर्स ओनरशिप कॉस्ट इसका 17,512 रुपीज आएगा। वही फोर्ड फीगो का 16,750 रुपीज आएगा। वही मारुति सुजुकी स्विफ्ट का ध्यान से सुनिएगा 20,545 रुपीज आएगा। वही ह्युंडई नियोस का आप लोगों को 18,246 रुपीज आएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किसकी सर्विस महंगी है। चलिए अब बात कर लेते हैं डीजल इंजन की, टाटा नेक्सॉन की। यहाँ पर भी मैं इसके 5 इयर्स 50,000 किलोमीटर के ओनरशिप कॉस्ट को यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन डीजल, सोनेट डीजल एंड ह्युंडई वेन्यू डीजल के साथ साथ इकोस्पोर्ट डीजल को मैं कंपेयर करूंगा। टाटा नेक्सॉन की बात की जाए तो 5 इयर्स ओनरशिप कॉस्ट जो है 22,230 रुपीज देखने मिलेगा। वही सोनेट की बात की जाए 27,824 रुपीज देखने मिल जाता है। वही वेन्यू डीजल की बात की जाए तो 23,100 रुपीज एंड इकोस्पोर्ट 23,670 रुपीज आपको कॉस्ट करेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे कम सर्विस कॉस्ट यहाँ पर टाटा नेक्सॉन की ही देखने मिल जाएगी। वही टाटा मोटर्स अब काफी सारे छोटे फैक्टर्स के ऊपर भी काम कर रही है, लेकिन अभी भी टाटा मोटर्स को काफी सारा काम करना है, जैसे कि आफ्टर सेल्स सर्विस। यहाँ पर काफी सारे रिव्यूज मैंने ऐसे देखे हैं जो कि काफी ज्यादा दुखद है। बात की जाए चाहे हैरियर हो चाहे टियागो ओनर हो, काफी सारे ऐसे सर्विस एक्सपीरियंस उन्होंने करे हुए हैं जो कि काफी ज्यादा बुरे हैं। अगर आप टाटा की कार लेना चाह रहे हैं एंड आप सिर्फ सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से डर रहे हैं तो एक काफी ज्यादा प्रो टिप एंड हेल्पफुल एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा। आप सबसे पहले टाटा मोटर्स की डीलरशिप के ऊपर विजिट करिए। आप कार की टेस्ट ड्राइव के साथ साथ उन्हें बोलिए मुझे सर्विस सेंटर विजिट करना है। एंड सर्विस सेंटर विजिट करने के बाद आपको रियल कस्टमर के साथ ही फीडबैक लेना है। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका है, जो रियल ओनर आपको बता सकता है वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एक डीलरशिप की बात नहीं है। ये ओवरऑल इंडिया में काफी सारे डीलरशिप्स है जो एक्सेलेंट सर्विस एक्सपीरियंस के साथ साथ वर्स्ट आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस भी देना जानते हैं। बात की जाए उन डीलरशिप की जो कि कमर्शियल व्हीकल डीलरशिप लेके बैठे थे, उन सारे ही पुराने डीलरशिप्स के कारण आज टाटा मोटर्स का नाम खराब है, जिसके कारण जो नए डीलरशिप्स हैं जो काफी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस देते हैं आप लोगों को, उसके कारण आप टाटा मोटर्स की कार नहीं लेना चाहते। भाई दूसरी बात यहाँ पर टाटा मोटर्स को जो इंप्रूव करनी है वो है लॉन्च के समय मिलने वाले टाइम की। इनिशियल टाइम जो होता है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि हमने देखा है जब ऑल्ट्रोस को लॉन्च किया गया था इसमें डीजल के साथ साथ आपको पेट्रोल इंजन सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में दिए गए थे, जबकि यहाँ पर आप लोगों को ह्युंडई जो कि मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शन दे रहा है, IMT भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, आपने कम से कम AMT तक नहीं दिया है। CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि बलिनो i20 में शुरू से दिया जाता है, वहीं ऑल्ट्रोस में अभी तक नहीं आया है। ऑल्ट्रोस टर्बो ऑप्शन जो कि आप लोगों को अभी नहीं देखने मिला है, जबकि उस समय टाटा मोटर्स ने जब उसे लॉन्च किया था उस समय सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि ऑल्ट्रोस का टर्बो पेट्रोल इंजन भी आएगा। वही ह्युंडई i20 जो कि लॉन्च होते ही साथ उसमें टर्बो पेट्रोल के साथ साथ वेरियस इंजन ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मारुति सुजुकी बलिनो, जब उसे लॉन्च किया गया था उसमें टर्बो पेट्रोल इंजन शुरू से ही दिया गया था। वहीं टाटा अल्ट्रोस का टर्बो पेट्रोल इंजन अभी तक नहीं आया है। लॉन्च की बात की जाए तो 2020 में इसे लॉन्च किया था एंड ओवरऑल 1 साल बीतने को आ चुका है, अभी तक टर्बो पेट्रोल इंजन अभी तक नहीं आया है। इनिशियल टाइम जो आप लोगों को मिलता है उसी समय आप लोगों को लॉन्च करना चाहिए अपने सारे ही इंजन ऑप्शंस के साथ साथ वेरियस ट्रांसमिशन ऑप्शन, ताकि कस्टमर के लिए मल्टीपल ऑप्शंस रह सके खरीदने के लिए। वहीं सेम केस यहाँ पर टाटा हैरियर के साथ भी है। टाटा हैरियर को जब यहाँ पर लॉन्च किया गया था उसमें पेट्रोल इंजन अभी तक नहीं दिया गया है। वहीं ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात की जाए तो साल भर बाद यहाँ पर AMT गियर बॉक्स यहाँ पर ह्युंडई से सोर्स करके दिया है। तो ये कहाँ की समझदारी होती है मुझे तो नहीं पता। टाटा मोटर शुड इंप्रूव दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स आजकल मल्टीपल इंजन ऑप्शंस चाहते हैं, मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शन चाहते हैं। बात की जाए 20 लाख रुपीज की जब आप टाटा हैरियर लेते हैं, एक पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन देना चाहिए जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया है। उसके
बावजूद अगर देखा जाए तो टाटा हैरियर की सेल्स काफ़ी ज़्यादा कम है उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको इंप्रूव करना है। टाटा मोटर्स की ये सारे पॉइंट्स अभी भी इंप्रूव होने बाकी हैं। वहीं अगर टाटा अल्ट्रॉस की बात की जाए तो शुरुआती दौर में ये CVT ऑप्शन के साथ आती, तो आज अगर आप लोगों को ऑटोमेटिक प्रीमियम हैचबैक लेनी है तो Hyundai i20 या फिर दूसरे इंजन ऑप्शंस के साथ आपको नहीं जाना पड़ता। अगर आपको टाटा की कार लेने का मन है लेकिन ऑप्शन ही नहीं है तो कस्टमर की उसमें कोई गलती नहीं होती। तो टाटा मोटर्स शुड इंप्रूव दीज पॉइंट्स। यहाँ पर टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट बेस्ट हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ अपनी आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस एंड सर्विसेज के ऊपर ध्यान देना है, जो कि टाटा मोटर्स धीरे धीरे काम कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे नए डीलरशिप्स की भी खुल चुके हैं एंड काफ़ी सारे सर्विस सेंटर्स भी खुल चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी कंप्लेन आती है तो आप ऑनलाइन एज वेल एज यहाँ पर इनको ईमेल भी कर सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन के सामने ऑफिशियल टाटा मोटर्स की कस्टमर केयर सपोर्ट का ईमेल आईडी देखने मिल जाएगा, जो कि आपको काफ़ी जल्द ही रिस्पॉन्स करेंगे। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि टाटा इंपैक्ट 2.0 डिज़ाइन अल्ट्रॉस एंड हैरियर के साथ ही खत्म नहीं होता। आने वाली अगर आप कार्स देखें जैसे कि टाटा ग्रेविटास, जो कि 7 सीटर वर्जन होने वाला है हैरियर का, जो कि 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन के साथ आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड जल्दी लॉन्च होने वाली माइक्रो SUV टाटा HBX के बारे में अल्फा प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको अल्ट्रॉस के कई ज़्यादा पार्ट शेयरिंग देखने मिल जाएगी। तो अगर आपने टाटा HBX का डिटेल वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो आप राइट कॉर्नर पर क्लिक कर जरूर देख सकते हैं। वही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर जाइए टाटा HBX का भी वीडियो देखना। टाटा HBX, टाटा ग्रेविटास एंड ऐसे आने वाले कई सारे कॉन्सेप्ट व्हीकल, जिसमें हमने टाटा सियरा इलेक्ट्रिक वर्जन भी देखा है। बात की जाए ओवरऑल ग्रोथ की तो यहाँ तो 5.3% से बढ़कर यहाँ पर 8% मार्केट शेयर अब टाटा मोटर्स का हो चुका है। इस सितंबर 2020 की सेल्स फिगर की बात करूं तो ओवरऑल 21,200 कार्स बेची गई थी, जिसमें टियागो की 6,080 यानी 28.60% का योगदान है। वही टिगोर का 6.60% का है। वही नेक्सॉन का 28.30% का योगदान है। वही अल्ट्रोस का 28.07% का योगदान है, जो कि रिसेंटली लॉन्च प्रीमियम हैचबैक है। वही हैरियर का 8.2% का योगदान है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि टाटा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लॉकबस्टर कर रहे हैं मार्केट को। वहीं अगर आप देख पा रहे होंगे टाटा टियागो, टाटा अल्ट्रोस एंड टाटा नेक्सॉन ऐसे प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में कहीं ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू फॉर मनी प्राइजेस के साथ साथ उनमें मिलने वाले फीचर्स, सेफ्टी कहीं ज़्यादा बेटर है राइवल्स के कंपैरिजन में। वहीं अगर 2016 से लेकर 2020 की ग्रोथ देखी जाए तो इंडस्ट्री को बिलीव नहीं हो रहा कि टाटा मोटर जैसी कंपनी इतना ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। टाटा मोटर्स की तो सिर्फ 4 सालों में उन्होंने इतना ग्रोथ पाया, तो मान लीजिए आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो अगर आपको टाटा की कार लेनी है बिल्कुल भी मत घबराइए। ये सारे आफ्टर सेल सर्विस के टिप्स एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। धीरे धीरे टाटा मोटर्स इंप्रूव कर रहा है, ये तो रियलिटी है ही, लेकिन जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे इनके ऊपर और टाटा मोटर्स ध्यान दे दे तो यहाँ पर काफी अच्छे सेल्स फिगर और भी जनरेट हो सकते हैं। वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई यूजफुल एंड इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लाता रहूं। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, देखते रहिए एसवी कार पोर्टल।